सर अपनी लाइफ का कोई ऐसा केस जो बहुत ही खतरनाक रहा हो? खतरनाक एक शैम्पू की कंपनी है। उसकी एक 2 यूनिट है हुँ, हमारे उत्तराखंड हुँ, में। हुँ। उसका जो रॉ मटेरियल था वो गायब होता था, रोज़ रात को गायब होता था। उसके बाद मुझे थ्रेट मिले, काफ़ी सारी धमकियाँ मिली, बहुत सारी धमकियाँ, घर पे कभी तोड़-फोड़ कर देना आके, इस टाइप से चीज़ें हुई, बट मैंने सबको अरेस्ट करवाया। और सर क्या होती है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन अगर कोई डिटेक्टिव बनना चाहता है? वैसे ग्रेजुएट होती है, अच्छा। प्रॉपर ग्रेजुएट रखते हुँ, हैं हुँ। और पीआई का उसको एक सर्टिफिकेशन देते हैं, वो मैं ही देता हूँ। हुँ, हुँ। और सर किस प्रकार के केसेज़ आपके पास सबसे ज़्यादा आते हैं? मैट्रिमोनियल भी हैं और हुँ। कॉर्पोरेट के काउंटरफिट भी हैं। अच्छा। कॉर्पोरेट केसेस भी हैं मेरे पास। हुँ, 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 हुँ। बैकग्राउंड चेक्स भी है। सर ऐसा भी कोई केस आया कि शादी के काफ़ी साल हो गए हैं, 20-25 साल या 30 साल, उसके बाद इस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है, वाइफ़ के द्वारा या हस्बैंड के द्वारा? मेरे पास तो 75 ईयर्स में डाइवोर्स केसेस आए हैं। एक आम आदमी की इन्वेस्टिगेशन और एक जो हाई प्रोफाइल कोई सेलिब्रिटी है या कोई पॉलिटिशियन है, उन दोनों के इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस रहता है? देखो, मैट्रिमोनियल इश्यूज तो सबके साथ है ना। कौन कौन से गैजेट्स यूज़ किए जाते हैं इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए? बहुत सारे गैजेट हैं। स्पाई आपका गॉगल्स रहते अच्छा। हैं, स्मार्ट वॉच रहती है, अच्छा। बटन रहता है। इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं जैसे रॉ, आईबी या पुलिस, ये भी आपको सीक्रेटली कांटेक्ट करती हैं? कुछ डिपार्टमेंट हैं ऐसे जो मुझे कांटेक्ट करते हैं। और अगर आज आपको रॉ कोई सीक्रेट मिशन देती है तो आप करेंगे? हाँ, कैसा भी, मतलब मैं तो ऐसा मिशन चाहता हूँ हम्म। जिसमें वापस आने के चांसेस ही ना हो। मैं चाहता ही ऐसा हूँ। कभी अटैक हुआ है सर आप पे? हाँ, मेरी गाड़ी का फॉलो हुआ है कई बार। कोलकाता में एक केस आया था मेरे पास। ये बहुत ही अलग केस था। मतलब अभी तक के इतिहास में शायद आपने ऐसा केस नहीं सुना होगा। और इंडिया में सर जैसे हम लोग सोचते हैं कि हमारी ना सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही सेफ है, तो वाकई में क्या हमारी जो प्रिवेसी है वो सेफ है? नहीं, आज की डेट में प्राइवेसी सेफ़ नहीं रही है और हम सोचते हैं कि सेफ़ है, हम हम्म। चाइनीज़ आइटम ले लें। हर चीज़ अच्छी नहीं होती है। अब चाइनीज़ ऐप भी, जो काफ़ी सारे ऐप्स हैं, वो भी हमें ट्रैक करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर दीप्ति उनियाल। पॉडकास्ट विद दीप्ति के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। बचपन से ही हम जेम्स बॉन्ड, शेरलॉक होम्स जैसे डिटेक्टिव्स की मूवीज देखकर पले बड़े हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हमें ये लगते थे। आज हमारे स्टूडियो में एक बेहद फेमस डिटेक्टिव मौजूद हैं जिनका नाम है देव डिटेक्टिव। सर ने न जाने कितने केस सॉल्व किए हैं, न जाने कितने अवार्ड उनको मिले हैं। तो आज हम सीधे बातचीत करते हैं देव सर से। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, कि जी, आपने अपना कीमती समय देकर आप हमारे स्टूडियो में आए। जी। देव सर, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम डिटेक्टिव देव है। मेरी पैन इंडिया में ब्रांचेज़ हैं। मैं उत्तराखंड से ही हूँ और पहाड़ी हूँ, ये मैं उस पे मुझे गर्व है। और उत्तराखंड के अलावा मेरे हर एक स्टेट में ब्रांचेज़ है। पूरे 28 स्टेट्स के हर कैपिटल में, हर सिटी में मेरे ऑफिसेज़ हैं और हर एक सिटी में मेरा एजेंट्स मौजूद हैं। देव सर, पहला प्यार, पहली नौकरी, पहली सैलरी, ये क्या होता है कि जीवन में भूलता नहीं आदमी। तो मेरा सबसे पहला आपसे ये सवाल है कि आपकी लाइफ का सबसे पहला केस क्या था? कैसे आपने उसे सॉल्व किया? उसको सॉल्व करने के बाद कैसा आपको लगा? उसके बारे में हमें मेरी बताइए। लाइफ का सबसे पहला केस मुझे जोधपुर से आया था। हुँ। मेरी जयपुर डिटेक्टिव एजेंसी है और जयपुर इंटेलिजेंस एजेंसी, उसको ये केस मिला था। तो वहाँ के ऑपरेशन हेड ने वो केस मुझे फॉरवर्ड करा था कि सर ये हम नहीं कर पाएंगे, आपके लेवल का केस है, हमारे लेवल का है ही नहीं बिल्कुल भी। केस ये था, एक लड़का मिसिंग था, बीटेक का स्टूडेंट था और वो काफ़ी टाइम से मिसिंग था। 3 मंथ्स हो चुके थे उसे मिसिंग हुए हुए। वो घर से निकलता है, घर से अपनी सिस्टर का वो एक सिम एक्सचेंज कराने वोडाफोन स्टोर जाता है। वहाँ से निकलने के बाद वो कहाँ गया किसी को कुछ नहीं पता। एक स्कूटी मिलती है जहाँ एक नदी जा रही होती है और वहाँ मंदिर होता है, वहाँ पर एक स्कूटी मिलती है बस। ना कोई वहाँ सीसीटीवी ना कुछ। 3 मंथ्स हो चुके थे। गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत प्रेशर था, पुलिस के ऊपर भी बहुत प्रेशर था कि इस केस को सॉल्व होना है। तो बट वो केस सॉल्व हो ही नहीं रहा था, ना कोई क्लू ही नहीं मिल रहा था। तो वहाँ से वो फैमिली उठ के आई मेरे पास। मैंने कहा मैं अभी दिल्ली ऑफिस में अवेलेबल नहीं हूँ, मैं उत्तराखंड ऑफिस में, क्योंकि मैं ब्रांचेस में जाता रहता हूँ, हर ब्रांचेस में। तो वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि सर आप ये केस लीजिए। सिस्टर थी उसकी लड़के की और उसके फादर थे। मैंने कहा था कि इसमें एक्चुअल में हुआ क्या, कि सर कोई क्लू नहीं मिल रहा है। पुलिस ने भी पूरी कोशिश कर ली, फ़ोन भी मिल गया हमें, फ़ोन भी गाड़ी पे ही था, सब कुछ मिल गया। तो 2 फ़ोन थे उसके पास, एक फ़ोन नहीं था, एक फ़ोन नहीं मिला था।
तो मैंने कहा ठीक है। जब मैंने उसकी गूगल लोकेशंस चेक करी, हम गूगल टाइमलाइन होता है, सबसे पहले हम वो चेक करते हैं, पुलिस ने वो चेक नहीं करा था। तो जब मैंने गूगल टाइमलाइन लोकेशंस चेक करी तो मुझे कुछ अनयूजुअल चीज़ें दिखी उसमें, कि वो बंदा आपने देखा होगा जब हम गूगल पे मैप पे कई बार हमारी टाइमलाइन पे दिखाता है कि आप साइकिल से चल के गए या आप शिप में जा रहे हो या प्लेन से जा रहे हो, तो सब दिखाता है। उसका वो दिखा रहा था कि वो नदी में मतलब बोट से गया, वो कोई लॉजिक नहीं था वहाँ पर। मैंने जैसे तैसे वो एरिया ढूंढना शुरू किया, मुझे भी लग गए उसमें मतलब एटलीस्ट 25 डेज़ लगे। तो जब मैंने ढूंढना शुरू किया तो मेरी एक सुई आके एक जगह रुक गई उस एरिया में। हालांकि उस दौरान वहाँ बारिश भी काफ़ी हुई थी, गर्मियों के टाइम का ही केस था, गर्मियों से जब भी बरसात का टाइमिंग आता है, बहुत बारिश हो रही थी वहाँ पे। तो जब मैंने वो केस देखा, मैंने उसमें क्या करा, जब मैंने वहाँ, मुझे एक अनयूजुअल जगह मिली वहाँ नदी के पास में, तो मुझे वहाँ पर बॉडी के पार्ट्स मिले। वो सड़ चुके थे बुरी तरह, बिल्कुल ऑलमोस्ट गल चुके थे वो। तो मुझे डाउट हुआ, मैंने कहा कुछ तो है। जब मैंने पूरा खोदना शुरू किया तो मुझे उसके पार्ट्स पूरे मिल चुके थे, डीएनए टेस्ट हुआ, मिल गया। ठीक है, फिर जब ये पता लगा एक्चुअली जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसका वन साइडेड लवर था, उसने उसे मारा था। ये मेरा लाइफ का फर्स्ट केस था। अच्छा, ओके। अच्छा, देव सर, आप आईआईटी से ग्रेजुएट हैं, हाँ, है आईआईटी ना? रुड़की। हाँ, आईआईटी रुड़की से ना ग्रेजुएट हैं। तो आप चाहते तो एक अच्छा खासा करियर आप बना सकते थे। मैं एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी रह चुका हूँ, अच्छा। मैं वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, कुछ अंडर हम्म। कवर चीज़ें होती हैं। ओके सर, उसके ठीक बाद है। मैंने अपनी एजेंसी स्टार्ट करी है। हाँ, तो वही मेरा सवाल है कि आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में कैसे आया? मतलब कुछ है, कोई आइडियल आपका मोटिवेशन रहा हो इस? पहले से ही मुझे डिटेक्टिव्स चीज़ें बहुत पसंद थी, पहले से ही, हाँ, बचपन से ही। तो तो मूवीज मुझे हाँ, मेरा इसी में हाँ, इंटरेस्ट रहा है। मैं न्यूज़ हम्म, चैनल्स में भी रहा हूँ, तो न्यूज़ चैनल में मैं हाँ, एसआईटी में रहा अच्छा, हूँ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हम्म, होती है। हम्म, तो उसमें क्या होता है, हम्म, स्टिंग ऑपरेशंस होते हैं। अच्छा, मेरा फर्स्ट डे से ही इंटरेस्ट उसमें था। हम्म, तो काफ़ी चैनल्स हो हम्म, गए, बड़े बड़े चैनल्स, उनका नाम नहीं लूँगा, उसमें एसआईटी में रहा हूँ, मैं एसआईटी हेड तक रहा हूँ उसमें। अच्छा। तो बचपन से ही था कि मुझे मतलब ये डिटेक्टिव बनना है? मतलब कुछ अलग करना है। अच्छा। हाँ, डिटेक्टिव तो था कि डिटेक्टिव एक हम्म, पैशन था कि मतलब हम्म, यूनिक कुछ करना है, जैसे स्टिंग ऑपरेशन भी एक यूनिक चीज़ होती है। हम्म। तो ये था, स्टिंग ऑपरेशन तो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ कि कभी मान लीजिए कि टीचर कुछ गलत पढ़ा रहे हैं या टीचर कुछ गलत कर रहे हैं, तो मैं वो एक्सपोज करता था बचपन से। अच्छा, हाँ, कौन सी क्लास में किया था आपने टीचर को ये एक्सपोज? कॉलेज टाइम में ले लीजिए आप, हाँ। स्कूल में भी ले लीजिए, हम्म। 12th क्लास के आसपास। वो थोड़ा सा बताएंगे इंसिडेंट क्या हाँ किया नहीं, वो नहीं बता था? नहीं सकता बता मैं, सकते हैं? नहीं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, अपनी लाइफ का कोई ऐसा केस जो बहुत ही खतरनाक रहा हो, खतरनाक? बहुत चैलेंजिंग रहा हो जिसे सॉल्व करना, कोई ऐसा केस बताइए। खतरनाक एक शैम्पू की कंपनी है, हम्म, उसका नाम नहीं बताऊंगा मैं। हम्म, उसकी एक 2 यूनिट है हम्म, हमारे उत्तराखंड में। हम्म, तो उसमें क्या हुआ, वो जो शैम्पू है, वो शैम्पू बनाने वाली कंपनी, उसका जो रॉ मटेरियल था वो गायब होता था, रोज़ रात को गायब होता था, बार बार माल गायब होता था। तो कुछ विशेष समुदाय के लोग वो गायब करते थे वो ओनर को भी नहीं पता, तो ओनर ने डायरेक्ट आके, वो फॉरेन कंट्री में ओनर ओनर रहता है, स्पेशली मेरे से मीटिंग करने आया कि देव सर प्लीज़ आप इसे देखो, मुझे बहुत नुकसान हो रहा है, मेरी बहुत पुरानी कंपनी है, हमारी मेरे पेरेंट्स की है, ग्रैंडफादर वगैरह सब इसमें रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, और वो शैम्पू भी बहुत पुराना है, आपने भी यूज़ करा होगा वो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं करता हूँ। जब मैंने वो केस इन्वेस्टिगेट करा तो मुझे पता लगा कि वहाँ पर रात को गाड़ी आती है और कुछ यूनिटी बनी हुई है, कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने यूनिटी बना रखी है, और वो उसमें से रॉ मटेरियल गायब करते हैं और सबको डरा धमका के रखते हैं। वो गन पॉइंट पे वो रॉ मटेरियल गायब करते हैं और पैसे भी देते हैं, लेकिन वो नाम मात्र के। मैं वहाँ पर वहाँ पर एक लेबर मैं बना वहाँ पर। मैंने वो सब सहन किया, उन सब की गाली गलौज सहन करी, उन सब की मारपीट सहन करी, मैंने सब कुछ देखा और सब कुछ हिडन कैमरे में रिकॉर्ड किया। जब मुझे पता लगा कि ये लोग हैं तो मैंने उसे एक्सपोज कर दिया। उन्हें भी पता लग गया था कि मैं ये एक्सपोज मैंने ही करा है। उसके बाद मुझे थ्रेट मिले, काफ़ी सारी धमकियाँ मिली, बहुत सारी धमकियाँ, घर पे कभी तोड़ फोड़ कर देना आके, इस टाइप से चीज़ें हुई, बट मैंने सबको अरेस्ट करवाया। अच्छा। अच्छा, मतलब आपको भी धमकी मिलती है, हाँ, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग वो रहता है हाँ, डर? लेकिन मुझे डर है ही नहीं, मैं डरता ही नहीं हूँ, मतलब मैं सिर्फ भगवान से डरता हूँ, मेरे पास कैसे भी केस आ जाए मैं केस सॉल्व करूँगा। अच्छा। अच्छा सर, एक बात बताइए कि आपकी जो टीम होती है, हाँ, मतलब उसमें टीम में कितने मेंबर्स होते हैं, या किस बेसिस पे आप उसको अपनी टीम में रखते हैं? क्या उसका क्राइटेरिया होता है? वो केस टू केस डिपेंड करता है? देखिए केस टू केस तो डिपेंड करता है, हमारा लेवल्स है, हुँ, ए लेवल का एजेंट, बी लेवल का, सी लेवल का। ठीक है, अच्छा। ए ग्रेड का जो हुँ, एजेंट होता है, हुँ,
एक तो बहुत हाईली ट्रेंड होता है, मतलब जैसे मैं किसी भी परिस्थिति में ढल सकता हूँ, कहीं पर भी प्लांट हो सकता हूँ, कहीं पर भी अंडर कवर हो सकता हूँ, ऐसे ही वो भी रहता है। मैं उसे ऐसे ही ट्रेन करता हूँ और मैं खुद ही ट्रेन करता हूँ उसे। और ऐसी बी क्लास का एजेंट होता है वो सर्विलेंस में एक्सपर्ट होता है। हालांकि ए क्लास का भी जो है सर्विलेंस में एक्सपर्ट होता है, मतलब एक अगर बंदा सर्विलेंस कर मतलब किसी को फॉलो इन्वेस्टिगेट ऑब्जर्व कर रहा है कि किसी के पीछे जा रहा है, लीगल वेज पे पीछे जा रहा है, तो अगर वो पीछे जा रहा है या देख रहा है, उसे नोटिस कर रहा है, अगर उसका आई कांटेक्ट हो गया तो वो उसके पास वो दोबारा नहीं जा सकता या उससे जाके बात नहीं कर सकता। लेकिन ए क्लास का एजेंट जो होगा उसका काम ही होगा उसके इर्द गिर्द रहना, सब्जेक्ट के ऊपर, जिसके सब्जेक्ट को हम टारगेट कर रहे होंगे। अच्छा। तो ए बी सी 3 कैटेगरी के एजेंट हैं। और जो एजेंट्स का इन्वेस्टिगेशन का जो हम इन्वेस्टिगेशन देते हैं वो केस टू केस देते हैं। और जो उनका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो डिपेंड करता है कि पहले मैं उनके पेशेंस लेवल देखता हूँ। मेरे पास आज भी अगर मैं अपना डाटा बेस चेक करूँ तो आज भी कुछ लोगों के एप्लीकेशंस ऐसे पड़े हैं जो 3-3 साल से पेंडिंग है। मैं उनका पेशेंस लेवल चेक करता हूँ पहले। अच्छा। 3 ईयर्स से मेरे पास पेंडिंग पड़े हुए हैं एप्लीकेशंस। लोग मेरे पास पैसे लेके आते हैं कि आप मुझे एजेंट्स रख लो, मुझे डिटेक्टिव बना दो, पूरा ट्रेन कर दो। मैं नहीं लेता उन्हें, मैं पहले पेशेंस चेक करता हूँ और मैं उसका भी बैकग्राउंड चेक करता हूँ जो मैं अपने एजेंट रखता हूँ। तो 3 इयर्स लग जाते हैं उनके पेशेंस को टेस्ट करने में सब? मतलब मैं एक एग्जांपल दिया, वैसे अच्छा, जनरली हाँ। मैं 1 ईयर में मैं पहले पेशेंस चेक करता हूँ कि उस 1 ईयर में मेरे अप्लाई करने के बाद उस बंदे ने क्या क्या किया, वो मेरे पास दोबारा आता है या नहीं आता है। मतलब एक पहले जुनून देखना है ना कि उसे डिटेक्टिव बनना है या नहीं बनना है, या सिर्फ वो टाइम पास करना है। तो सर उस कैंडिडेट को भी आप फिर सीक्रेटली उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होती है कि वो इस लायक है या नहीं है? हाँ, मैं खुद भी करता हूँ खुद उसमें भी आप करते इन्वेस्टिगेशन। हैं? हाँ, अच्छा। मैं हर एक एजेंट को अपने अकॉर्डिंग रखता हूँ। और सर क्या होती है मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर कोई डिटेक्टिव बनना चाहता है? वैसे ग्रेजुएट होती है, अच्छा। प्रॉपर ग्रेजुएट रखते हैं। हम्म। और उसको पीआई का उसको एक सर्टिफिकेशन देते हैं, वो मैं ही देता हूँ हम्म। ट्रेंड होने के बाद। लेकिन मैंने अभी तक किसी को सर्टिफिकेट नहीं दिया है। रीज़न ये है हम्म। कि अभी मेरे लेवल का कोई नहीं ट्रेंड हुआ है, हम्म। तो मैं अभी पीआई का किसी को सर्टिफिकेशन नहीं दिया है। अच्छा, अभी तक किसी नहीं, को नहीं मिला है? नहीं। अच्छा। और खुद भी आप मतलब जब भी कोई केस होता है तो आप हर केस में इन्वॉल्व होते हैं या कुछ पर्टिकुलर केसेस में नहीं, आप? मैं मोस्टली मेरी हर केस पे नज़र होती है, लेकिन मैं जैसे मुझे लगता है कि एजेंट्स को रिस्क है या मुझे होना ज़रूरी है, जैसे किसी केसेस पे रेड होती हैं तो मैं वहाँ जाता हूँ, चाहे वो अच्छा। रात को 1 भी बज रहा हो, मैं जाऊँगा वहाँ। अच्छा। और सर किस प्रकार के केसेस आपके पास सबसे ज़्यादा आते हैं? मैट्रिमोनियल भी हैं और कॉर्पोरेट के काउंटरफिट भी हैं। अच्छा। कॉर्पोरेट केसेस भी हैं मेरे पास, हम्म। बैकग्राउंड चेक्स भी है, हर टाइप के केस आ रहे हैं। मैट्रिमोनियल लेकिन ज़्यादा है आज की डेट में। तो मैट्रिमोनियल में किस प्रकार के केसेस आते हैं आपके प्री पास? मैट्रिमोनियल शादी से पहले लोग इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं अच्छा। कि मेरा होने वाला हस्बैंड उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, या मेरी होने वाली वाइफ का बैकग्राउंड क्या है, उसके फैमिली का बैकग्राउंड क्या है। अच्छा। ऐसे इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। या कोई इनका अगर सेकंड मैरिज हो रही है कि शादी क्यों टूटी या डाइवोर्स क्यों हुआ, कुछ गलत तो नहीं था, या जो इन्होंने बताया हमें उसके अलग तो कुछ नहीं था, ऐसे। तो प्री मैरिटल में सबसे ज़्यादा झूठ क्या बोलते हैं लड़के वाले या लड़की वाले आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? देखो, मैंने जो देखा है प्री मैट्रिमोनियल में, जैसे लड़का होता है, लड़का बोलता है कि भाई मेरा डाइवोर्स इसलिए हो गया, लड़की का कहीं और अफेयर था। मतलब वो गलत, मतलब फीमेल्स को गलत साबित करता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि दोनों बराबर हैं, मेल भी फीमेल भी। तो कई बार ऐसे मैंने झूठ पकड़े हैं कि भैया फीमेल का अफेयर था इसलिए हमने छोड़ दिया। हालांकि हमें जब बाद में पता लगा, जब मैंने इन्वेस्टिगेशन करी, नहीं, लड़के का अफेयर था, इस कारण से वाइफ ने छोड़ा। अच्छा, ये तो हो गया आपका प्री मैरिटल, प्री जो मैट्रिमोनियल, डिवोर्सी होते हैं उनका हाँ। ना? नहीं, ये प्री अदरवाइज मैट्रिमोनियल में दोनों ही आता है। मतलब प्री मैट्रिमोनियल आप चाहे सेकंड मैरिज भी कर रहे हैं, सेकंड मैरिज भी तो री मैरिज हुई ना, मतलब जो भी मैरिज हो रही है उससे पहले जो इन्वेस्टिगेशन होती है प्री मैट्रिमोनियल बोलते हैं। और पोस्ट मैट्रिमोनियल में शादी के बाद जो इन्वेस्टिगेशंस होती वो है, किस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन है? उसमें जैसे मेरे पास अफेयर के केसेस आते हैं अच्छा। कि अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मैंने ऐसे भी देखा है कि हस्बैंड गे है या बायोसेक्सुअल है, ऐसे केसेस भी हैं मेरे पास। तो थोड़ा डिटेल में बताइए कैसे आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कैसे पता चलता है, कितने दिन में आप कर लेते हैं? देखिए, वैसे 7 to 10 डेज़ का टाइमिंग रहता है, लेकिन किसी किसी केस में टाइम लग जाता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, किसी किसी केस में मुझे 2 मंथ तक कुछ नहीं मिला। अच्छा। और किसी किसी केस में मुझे नेक्स्ट डे ही कुछ मिल गया। तो सब कुछ डिपेंड होता है सब्जेक्ट के मूवमेंट के ऊपर। अच्छा। सब्जेक्ट का मूवमेंट कैसा है वो डिपेंड उसके मूवमेंट के ऊपर करता है। अब पोस्ट मैट्रिमोनी में जैसे मान लीजिए मैं किसी को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, उसकी क्या कर रहा है, उसको पूरा रूटीन चेक कर रहा हूँ। अब मान लीजिए मुझे वो पूरे 1 वीक में कहीं नहीं दिखा हुआ, और फिर मैंने कहा 1 वीक में अब कुछ करके 1 वीक का गैप ले लेते हैं, फिर 1 वीक के बाद दोबारा करेंगे।
लेकिन उस 1 वीक में ही वो सब कुछ कर देता है वो, मतलब किसी के साथ घूमना अच्छा, जो फिरना। ब्रेक दिया हाँ, है, और अच्छा। लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसे मैं फॉलो कर रहा हूँ, मुझे मिल गया वो नेक्स्ट डे कि वो होटल जा रहा है या रेस्टोरेंट जा रहा है, तो हम उसके पार्टनर को बोल देते हैं कि आपका जो पार्टनर है आपका यहाँ पर है। सर ये तो प्री मैट्रिमोनियल है ना, पोस्ट मैट्रिमोनियल में जो होते हैं वो आप ये बता रही हैं कि चीटिंग के चीटिंग उसके केसेस होते हैं आते ना, हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह चल रहे होंगे। इसके अलावा किस प्रकार की और होती हैं जो शादी के बाद जो कराना चाहते हैं कपल, या कितने साल बाद कराते हैं? जैसे किसी की शादी को हो सकता है कि 10 साल हो या 2 नहीं नहीं, साल। पोस्ट मैट्रिमोनियल में भी केसेस ऐसे आते हैं मेरे पे शादी के बाद के, जो 3 मंथ्स में हो जाते हैं। 3 मंथ्स में भी अच्छा। मैंने केसेस देखे हैं। मेरे पास एक बैंक मैनेजर का केस आया था, यहीं का ही था, देहरादून का ही। तो नाम नहीं बताएंगे। नाम नहीं बताऊंगा मैं। देहरादून का एक बैंक मैनेजर था और जो वाइफ थी वो भी बैंकिंग सेक्टर में थी। तो उसकी वाइफ को डाउट हुआ कि उसके हस्बैंड का अफेयर है। तो हमने कहा ठीक है हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। वो उसकी मदर आई मेरे पास, मदर आई और वाइफ आई। 3 मंथ की प्रेग्नेंट थी वो, मतलब 3 शादी के तुरंत बाद वो कंसीव कर लिया था उसने। उसने कहा मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, बट मुझे इस पर डाउट है हस्बैंड के ऊपर, आप प्लीज़ कुछ करो। उसका मतलब उसने चूड़ा भी नहीं उतारा था, आप ये देखिए। तो पंजाबी फैमिली थी। तो मैंने कहा ठीक है मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ। मैंने जब उन्होंने मुझे बताया कि वो ये कह के जा रहा है कि मैं वहाँ दिल्ली जा रहा हूँ अपने मीटिंग्स में, हमारी मीटिंग्स है, बट वो दिल्ली ना जाके वो बरेली गया। अच्छा। अब प्लान ये था कि भैया वो ट्रेन से दिल्ली जाएगा, वो ट्रेन से उतरा और बरेली वाली ट्रेन में चढ़ा यहाँ से। हमने जो प्लान कर रखा था कि भैया हमारा एक एजेंट जाएगा, अब मुझे भी यहाँ से जाना पड़ा। मतलब इधर ट्रेन चल रही है, इधर हमारी गाड़ी चल रही है बरेली की साइड में नजीबाबाद होते हुए, और इधर मेरा एजेंट उनके साथ उसी ट्रेन में है। वो वहाँ पर उतरा बरेली में रात को ही, लेट नाइट उसने होटल लिया। तब तक कुछ नहीं था, तब तक सही था सब कुछ। फिर नेक्स्ट डे भी वो अपना उसने काम निपटाया। मैं ही नहीं कहूँगा उस वक्त उसने कुछ गलत किया, उस वक्त भी उसने काम निपटाया। वो अपनी हेड ऑफिस ब्रांच में गया, वहाँ काम निपटाया, लेकिन शाम को क्या उसने होटल चेंज कर लिया। हमें यहाँ डाउट हुआ, मैंने कहा होटल तो उसने आराम से ले रखा है, अगर उसे एक दिन और रुकना है तो होटल क्यों चेंज करेगा। उसने बरेली में होटल चेंज किया। जब होटल चेंज किया मैंने उसके पेरेंट्स को, यहाँ मतलब फैमिली वालों को बोल दिया, वाइफ को, कि आप आ जाओ, ठीक है। कह रहे इतनी रात को। मैंने कहा आप निकल जाओ, आप वहाँ से कैसे भी देहरादून से निकलो, हम तो यहाँ पर हैं ही। हम हमारे से कोई नहीं सोया था, दूसरा दिन चल रहा था, कोई नहीं सोया था, ठीक है। हम वहाँ पर जब वेट करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद एक लड़की आती है। वो भी उसने पहले से ही सेटिंग कर रखी थी उस होटल में, और वो जाके उसके रूम में चली जाती है। हमने भी उसके रूम के बराबर वाला, नियर बाय सामने वाला रूम ले रखा था। तो वो चली जाती है। बस अब हमें समझ में आ गया कि इनका सीन है यहाँ पर कुछ। हमने फैमिली वालों को तो बता ही दिया था। फैमिली वाले आते हैं, फैमिली वाले सुबह 4 बजे आए। उन्होंने वहाँ के उत्तर प्रदेश पुलिस को कॉल किया, ठीक है, क्योंकि जो भी रेड होती है वो लीगल वेज में होती है। हमें अथॉरिटी नहीं है हम किसी के रूम में घुस जाएं, क्योंकि हालांकि जो होटल है वो पब्लिक प्लेस होता है, हम लेकिन बट रूम में नहीं घुस सकते हम। तो पुलिस आई, पुलिस के साथ हम उस रूम में घुसे। उस रूम में घुसने के बाद जब हमने देखा, वो जो वाइफ थी उसने तो, उस जो लड़की थी उसने तो कपड़े भी नहीं पहन रखे थे, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, जो सुबह की रेट्स होती है, जो मैंने अभी तक नोटिस करी है, सुबह 3-4 बजे की, उस टाइम सब कॉन्शियस माइंड होता है, बंदे को समझ में नहीं आता कि वो क्या हुआ क्या। पुलिस आई, फिर वह पूरा वीडियो कॉल पे वाइफ ने सबको दिखाया। हालांकि जो वाइफ थी उसकी, वो मुझे बिल्कुल सही लगी। वो क्यों लगी सही, उसने उस लड़की को कपड़े पहनाए, अंदर ले गई वो अपने साथ, मतलब उसे मारा नहीं, पीटा नहीं, कुछ नहीं करा, मतलब उसने एक फीमेल की रेस्पेक्ट करी और जाके उसे समझाया कि ये देख तू क्या गलत कर रही है, तुझे पता होना चाहिए, पूरा अच्छे से समझाया उसने। फिर हालांकि अभी फिर बीच में मुझे फ़ोन आया था उनका, ये बात मैं आपको काफ़ी टाइम पहले की बता रहा हूँ, फिर आया था फ़ोन। अब तो 2 बच्चे हैं उनके। उसने डाइवोर्स नहीं लिया। अच्छा। उसने सेक्रीफाइस कर लिया, उसने कहा ठीक है, मतलब साथ रहने का फैसला हाँ, किया ये जाने के बाद, हाँ। अभी मतलब फिर एक मौका फ़ोन, दिया ना। और फिर फ़ोन आया उसका अभी मेरे पास कुछ दिन पहले कि अच्छा। सर फिर कुछ गड़बड़ चल रही है। फिर आप करेंगे? तो मैंने कहा ठीक है आप आ जाओ, आजकल वो कहीं बाहर पोस्टिंग है। अच्छा, अच्छा, हाँ। अच्छा। सर ऐसा भी कोई केस आया कि शादी के क्या नाम है, काफ़ी साल हो गए हैं, 20-25 साल या 30 साल, उसके बाद इस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है वाइफ के द्वारा या हस्बैंड के द्वारा? मेरे पास तो 75 ईयर्स में डाइवोर्स केसेस आए। रियली? 75 ईयर्स में डाइवोर्स केसेस। तो वो क्या रीजंस था? एक आदमी आता है मेरे पास, एजेड था, कह रहा है कि मेरी वाइफ का मुझे लग रहा है कहीं पर अफेयर है। उसने मल्टीपल लोगों का नाम ले दिया कि दूध वाले के सर साथ है, 75 इयर्स के हैं? अच्छा, इतने दोनों की एज। बुजुर्ग। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं ही नहीं कहूँगा बिल्कुल ही, मतलब वो चल फिर सकते हैं, अच्छे से थे, फिट थे वो, अच्छा। फिट ओल्ड एज में थे।
तो मैंने कहा आप, मैं नहीं मानता कि आपको उनका अफेयर होगा कहीं, मतलब होता है ना शक। मैं कहता हूँ जो बुढ़ापे वाला जो टाइम होता है, एक एज होती है। हाँ, तो वो ना एक उनकी मेंटेलिटी अलग हो जाती है, बच्चों वाली हो जाती है, मुझे जो लगता है। तो जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया, मैंने कहा नहीं, मैं इन्वेस्टिगेशन करने से पहले ही बोल दे रहा हूँ कोई अफेयर नहीं होगा। मैंने फोटो देखी, क्योंकि मैं कई बार फेस रीडिंग करके देख लेता हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं लगता कि अफेयर होगा, आप गलत बोल रहे हैं, ये तो बहुत सही लेडी लग रही है, रेस्पेक्ट कर रहा हूँ मैं इनकी, कि मैं इन्वेस्टिगेट करके इनकी क्यों मैं बेइज्जती करूँगा। कह रहे नहीं, आप एक बार इन्वेस्टिगेट करो, उन्होंने प्रेशर डाला मेरे ऊपर, एक बार आप कहने पे कर लो इन्वेस्टिगेशन, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए रिजल्ट डजेंट मैटर। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा फिर उसके बाद आप मुझे लिखित में दोगे कि आप अच्छे से रहोगे अपने घर में। तो मैंने कहा इस उस पर करूँगा मैंने इन्वेस्टिगेशन करा, मैंने उनकी वाइफ का देखा, मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने उनके पीछे भी उनके साथ में फीमेल एजेंट गई, वो जहाँ पर जाती थी, जैसे मंदिर जा रही हैं और मतलब गरीबों को जैसे कुछ कंबल वगैरह दे देना या कपड़े दे देना, इन सब कामों में दिखी मुझे वो। मैंने कहा आप ये देखो, कह रहा नहीं मुझे तो लग रहा था पहले था अब नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, आप गलत कह रहे हो। मैंने बकायदा रिटर्न में लिया, कह रहा मैं तो डाइवोर्स केस फाइल करने वाला था, उसने लॉयर तक कर लिया था। अच्छा। फिर मैंने उन्हें समझाया, काउंसलिंग दी, मैंने कहा आप गलत कर रहे हो, अभी सही चल रहा है उनका। अच्छा, मतलब कुछ भी नहीं निकला, वो नहीं, खाली एक डाउट हुआ था उनको डाउट ना? हुआ था। अच्छा। सर, एक आम आदमी के इन्वेस्टिगेशन और एक जो हाई प्रोफाइल कोई सेलिब्रिटी है या कोई पॉलिटिशियन है, उन दोनों के इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस रहता है? मेरे पास सेलिब्रिटीज़ की भी इन्वेस्टिगेशंस आती है, अधिकारियों की भी आती है। अच्छा। हाँ, अधिकारियों की भी आती है। देखो मैट्रिमोनियल इश्यूज तो सबके साथ है ना, मतलब मैट्रिमोनियल के ज़्यादा आते हैं? मैट्रिमोनियल सबके साथ इशू है। अच्छा। तो मैं करता हूँ मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन, लेकिन मैं लीगल दायरे में रह के करता हूँ। अब मान लीजिए कोई जॉब पे है, जॉब के दायरे में तो रह के मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, जब जॉब का एक टाइमिंग ऑफ भी तो होता है, उसके बाद तो सिविली नॉर्मल बंदा है। सर, जैसे नॉर्मल व्यक्ति की आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ना, तो वहाँ इतनी ज़्यादा मतलब आपको आसानी रहेगी थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन, पर जहाँ पर सेलिब्रिटीज़ आ जाते हैं या कोई पुलिस डिपार्टमेंट में होगा या कोई पॉलिटिशियन होगा, तो वहाँ एक सिक्योरिटी रहता है ना, पूरा सर्कल, तो उसको आप पार करके कैसे वो करते हैं, ये मैं जानना चाह रही हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए पॉलिटिशियन, पुलिस डिपार्टमेंट, अगर मान लीजिए कोई इन्वेस्टिगेशंस आती है, तो मेरे पास पहली तो बात, मैं किसी से इन्वेस्टिगेशन अगर किसी का केस लेता हूँ तो मैं प्रॉपर एग्रीमेंट करता हूँ, आप क्यों इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं। मुझे लगता है पहले कि लीगल इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लीगल जैसे हस्बैंड वाइफ की करा रहा है, वाइफ हस्बैंड करा रहा है, या फादर बच्चों की करवा रहा है, वहाँ तक सही है। अगर कोई कहता है कि मेरा भैया फलाना के साथ वन साइडेड लवर है या कुछ, वो मेरे से बात नहीं कर रहा है, तो मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं लेता हूँ। हस्बैंड वाइफ की इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई भी हो। मैट्रिमोनियल इशू में आज की डेट में अगर मैं कोई एविडेंस देता हूँ तो कोर्ट में वो एक्सेप्टेबल है। अभी तक मैंने जितने भी एविडेंस दिए, कोर्ट एक्सेप्ट करता है मेरी दी हुई रिपोर्ट को भी। तो मैं जब इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, मैं उसमें ये देखता हूँ कि लीगल बाउंड्रीज देखता हूँ। मान लीजिए मैं पब्लिक प्लेस में ही देखूंगा, अच्छा। मुझे दिखेगा कोई नहीं है चीज़ें। अब मैं ये थोड़ी ना कि मैं एक अधिकारी को फॉलो कर रहा हूँ, नहीं, नॉट, मैं उसे फॉलो नहीं करता। मैं सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का जो है ना, एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग करता हूँ, अच्छा, सोर्सेज से, कि क्या सीन है, क्या ऐसा कुछ है या नहीं है। फॉलोइंग मैं किसी ऐसे उस लेवल पे नहीं करता हूँ, क्योंकि वो अपने बहुत सारे सिक्योरिटीज रहते हैं और वो इलीगल भी हो जाता है। ओके, अच्छा। हाँ, बट लेकिन इन्वेस्टिगेशन करके मैं रिपोर्ट देता हूँ प्रॉपर। अच्छा। हाँ, बिकॉज अगर आप ऐसे फील्ड में कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हो सकती है जो वो सीक्रेटली कर रहे हो, तो वहाँ तक पहुँचना आप लोग नहीं कर पा रहे, तो कैसे पता चलेगा? सेलिब्रिटीज़ के तो करे हैं मैंने। सेलिब्रिटीज़ का तो इतना दायरा नहीं रहता, सेलिब्रिटीज़ का तो हम, हाँ, पॉलिटिशियंस के भी हुए हैं। हाँ, तो तो ऐसे किसी पॉलिटिशियन का किया आपने? हाँ, हुए। अच्छा, नाम नहीं ले सकता। नहीं, नाम नहीं लीजिए, बट बस हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप किस तरीके से करते हैं, वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं पॉलिटिशियंस का? देखिए, मैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करता हूँ, मेरा सबसे नेटवर्क है, सबके साथ उठना बैठना है। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन पे रिपोर्ट देता हूँ, जो इस टाइप के केसेस होते हैं, हाई प्रोफाइल, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मैं नहीं करता हूँ उनकी, ना फॉलोइंग करता हूँ, ना कुछ ऐसा इलीगल एक्टिविटी करता हूँ। हाँ, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन पे उन्हें रिपोर्ट देता हूँ। जैसे मैंने अपने नेटवर्क से उनके इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करी कि भाई इनका रूटीन क्या है, क्या नहीं है। कुछ भी सस्पिशियस दिखता तो मैं बता देता हूँ कि ये सस्पिशियस है। अच्छा, और सर कौन कौन से गैजेट्स यूज़ किए जाते हैं इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए? बहुत सारे गैजेट हैं। स्पाई आपका गॉगल्स रहते हैं, अच्छा, स्मार्ट वॉच रहती है, अच्छा, बटन रहता है, पेन रहता है। पेन अब ये तो जो बटन है, जो ये पहले तो इतने बड़े पेन आते थे, अब तो बिल्कुल जैसे रिनॉल्ड्स का एक पेन नॉर्मल, इसकी बात करें सर? इससे भी बहुत पतला पेन, इससे भी बिल्कुल पतला। अच्छा,
वो मैं कैमरा नहीं दिखा सकता आपको मेरे पास पब्लिकली, Okay. क्योंकि फिर स्पाई फिर क्या रहेगा अभी तो अगर। नहीं है सर आपके पास कुछ नहीं, ऐसा अभी कुछ कैमरा नहीं। कहीं आप लगा के नहीं आए नहीं हो? नहीं, अभी कुछ ऐसा कैमरा नहीं। ओके। अच्छा, एक तो आपने बताया पेन में होता है या फिर बटन्स में हो गया, हम्म। है ना? अच्छा, और ट्रैक कैसे किया जाता है? जैसे किसी का हमें ट्रैकिंग करनी है गाड़ी से ना कि कहाँ जाते हैं तो जीपीएस, अच्छा जीपीएस जीपीएस लगता है। मैं लगेगा फैमिली शायद, वालों को बोलता हूँ जीपीएस लगाइए। तो वो उनको बोला जाता है फैमिली मेंबर हाँ, करेगा फैमिली ना? मेंबर्स भी लगाते हैं, कई बार हम भी लगवा देते हैं अच्छा, अगर, लेकिन वो परमिशन देते हैं, वो रिटर्न में कंसेंट देते हैं पूरा अपना। कि हाँ कर सकते हो ये चीज़ है हाँ ना? अच्छा, तब आगे बढ़ा जाता है हाँ, मैं उसको। ऐसे ही नहीं कि मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं। मैं आपको एक और हाँ केस बताता हाँ, हूँ जी जी। जिसमें एक बंदा आया कि मेरी जो गर्लफ्रेंड थी उसकी शादी होने वाली है किसी और के साथ। एक लड़का हम्म बोलता है मुझे, कह रहा आप पैसे ले लो, कुछ भी कर दो, इसकी फ़ोटोज़ मैं आपको दूंगा, हम्म, हमारे साथ की फ़ोटोज़ है, एक्सपोज कर दो। मैं ऐसे केसेस कभी भी नहीं लेता। मैं अच्छा, डायरेक्टली, वो पैसे भी लेके आके बैठे रहते हैं, मैं मना कर देता हूँ, क्योंकि हम्म ये गलत है। हम्म अगर आपकी दोनों की नहीं बॉन्डिंग बन रही है, आप अलग हो जाओ। और आप अलग हो चुके हो, कहीं पर और मैरिज कर रही हैं, तो उनकी मैरिज चलने दो। तो ऐसे केसेस भी मेरे पास आते हैं। अच्छा, ओके। देव सर, हाँ कोई जी। ऐसा केस बताइए, है ना? आपने शुरुआत कहीं से की और वो कहाँ चला गया? कोई ऐसा मैसिव केस आपकी एक बहुत लाइफ में? बड़ा कॉल सेंटर है, हम्म वहाँ पर एक्चुअली मेरा एक क्लासमेट था, हम्म, ठीक है, मैं हम्म, उसका नाम भी नहीं बताऊंगा आपको। हम्म। उसने कहा देव यार, मेरा ना एक फ्रेंड का केस करना है, मेरे भी कलीग है, उसका केस करना है, वो बहुत अच्छी पोस्ट पे है, और वो बंदा बहुत आईटी का, मतलब धुरंधर बंदा। उसका केस आया मेरे पास। वो कहता है कि मतलब मैं और मेरी गर्लफ्रेंड है, और मैंने किसी को पैसे दिए थे, मैंने कितने 20-22 लाख रुपए, और कह रहा कि अब ना वो बंदा हमें ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने कहा ये आपको कैसे पता ब्लैकमेल कर रहा है? कह रहा हमारे साथ अनयूजुअल चीज़ें हो रही हैं, कि हम जैसे मान लीजिए हम टिहरी जाके रुके, तो मेरे घर पे एक लेटर आया कि तुम्हारा लड़का इस लड़की के साथ टिहरी में जाके इतने दिन रुका। मैंने कहा अच्छा। कह रहा कभी बुके आ जा रहा है, कभी केक आ जा रहा है, कभी कोई खाना आ जा रहा है, उसमें धमकी भरा लेटर आ जा रहा है कि अब देखना क्या होगा। ऐसी ऐसी चीज़ें। मैंने कहा ऐसा हो क्यों रहा है? कह रहा है मैं उससे पैसे मांग रहा हूँ, तो मुझे तो शक उसी पे जा रहा है, क्योंकि वो काम वही कर सकता है। मैंने कहा ठीक है। मैंने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया, तो वो क्या करता था, वो बंदा मतलब हरिद्वार साइड में रहता है वो बंदा। तो वो बंदा वहाँ से यहाँ आता था देहरादून, अब बीच में एक जगह रुकता था, ठीक है, देहरादून और हरिद्वार के बीच में एक जगह रुक के ऑन रोड ही, वहाँ पर एक बंदा आता है उसके पास बाइक पे, उसे वो लेटर देता है, वो जाके वो पोस्ट करके आता है, ठीक है, पूरा सीक्वेंस बना के हमने उसे दे दिया। अब मैंने यहाँ तो इन्वेस्टिगेशन, यहाँ तो आपको समझ में आ गई, ठीक है। वो बंदा जो था जिस पे उन्हें ब्लैकमेलिंग का डाउट था, उस बंदे की भी एज थी 45+, ठीक है। और यहाँ ये तो लड़के लड़कियाँ ही थे, लेकिन अच्छे एजुकेटेड लड़के लड़कियाँ। अब हालांकि इन्होंने शादी कर ली, तो अब मैंने इन्हें एविडेंस दे दिया। यहाँ ये केस, एक केस ख़त्म हो गया। उन्होंने उसे बताया कि भाई तुम, मुझे पता है तुम ही करवा रहे हो ये सब। वो कह रहा नहीं मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। मैंने कहा चलो तुम एफआईआर करो, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने एविडेंस रख दिया कि ये देखो। तो फिर वो चुप हो गया, कह रहा अच्छा ठीक है मैं पैसे लौटाता हूँ, मुझे लग रहा था कि ये था वो था। मतलब वो इतना बातों को घुमाने पे बंदा था ना, वो शार्प माइंडेड, तो उसने वो बातों को घुमाया, लेकिन मैंने उसकी उसकी एविडेंस के आगे एक नहीं चलने दी। अब यहाँ एक केस ख़त्म हो चुका था। अब इससे कुछ दिन पहले जाओ, यही बंदा जिसकी मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, ये मेरे पास आ चुका था इनकी इन्वेस्टिगेशन कराने, इस लड़के की, कि इस लड़के का मुझे, कि एक लड़का है उसकी इन्वेस्टिगेशन करके दो कि वो किसी लड़की को डेट कर रहा है और वो उसके लिए सही है या नहीं है। मतलब वो ऐसे दिखा रहा था मुझे जैसे उस लड़की का वो मतलब सब कुछ हो, चाचा ताऊ सब कुछ हो। मैंने कहा अच्छा। तब उसने वो केस नहीं दिया था। यहाँ तो चलो मैंने इन दोनों की इसकी इन्वेस्टिगेशन करके दे दी, और वो पहले मेरे पास आके जा चुका। अब यहाँ एक चैप्टर खत्म हो गया। अब एक औरत आती है मेरे पास, कहती है कि मेरे हस्बैंड का अफेयर है, और अपने ही रिलेटिव के साथ, मैं वो नाम नहीं बताऊंगा रिलेशन क्या था। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आपको क्या करना है? तो आप बस मुझे उसके खिलाफ प्रूफ दे दो, हम मुझे कोर्ट में केस डालना है। इसने सारी प्रॉपर्टीज़ बर्बाद कर दी, सब मतलब बेच दी, और मतलब पता नहीं क्या करा इसने, कुछ नहीं पता। मैंने कहा ठीक है। तो उसने, जब मैंने उसको इन्वेस्टिगेट करा, तो फिर वो वही बंदा निकला। अच्छा, ठीक है, यहाँ वो ब्लैकमेलिंग कर रहा है, यहाँ उसके फैमिली में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, यहाँ वो अफेयर भी ऐसी जगह चला रहा है, मतलब यहाँ रिश्ते ही वो बेकार कर रहा है हिंदू धर्म में, ठीक है। तो मैंने इन्वेस्टिगेट करा, मैंने फॉलो वगैरह देखा, सारी चीज़ें समझी। अब मैं यहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, मेरी इन्वेस्टिगेशन अभी ख़त्म नहीं हुई है। वो बंदा मेरे पास आ जाता है, वही जिसकी मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, कि आप मुझे ख़रीदने की कोशिश करी उसने,
कि मेरी आपके पास कोई ऐसा केस तो नहीं है ये वो। मैंने कहा नहीं नहीं। कह रहे मैं आपके पास एक बार आया था वो प्री मैट्रिमोनियल केस के लिए। मैंने कहा मुझे ऐसे याद नहीं है। मैंने कहा देखता हूँ डाटा। हाँ मैंने कहा आए थे आप। हाँ हाँ। मैं अब उससे बिल्कुल अननोन तरीके से मिला मैं उससे ऑफिस में। तो कह रहा कि आप प्लीज़ मेरा अगर मेरी वाइफ आए या कोई भी ऐसा बंदा है तो आप केस मत करना, आप ये पैसे रखो। मैंने कहा मेरे पास तो पहली बात ऐसा कोई केस आया नहीं, मैं पैसे का क्या करूँगा। कह रहा मैंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। मैंने बात कह के वहीं ख़त्म कर दी। उसके फिर फ़ोन भी आते रहे कि अच्छा ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, कोई वाइफ तो नहीं आई। वो अपनी वाइफ को खुद फॉलो कर रहा था। तो उसे वहाँ से डाउट हो रहा था कि वो मेरे कनेक्शन में है। अच्छा। तो मैंने इन्वेस्टिगेट करके प्रूफ भी दे दिए। यहाँ के ही मतलब द्वारिका स्टोर के आसपास ही वो किसी वहीं अंदर जाके किसी होटल में रुकता था वो। अच्छा। ईसी रोड पे, पूरे ईसी रोड है ना द्वारिका स्टोर, ईसी रोड पे एक होटल था उसमें रुकता था वो। वहीं पे उस लड़की के साथ वो रहता था। लड़की भी खास रिलेटिव, मतलब बेटी की उम्र की, ऐसा अफेयर। मतलब हम निकालने कुछ जा रहे हैं, निकल कुछ रहा है, बड़ा मैसिव केस था ये। तो मैंने दे दिया एविडेंस। अब चल रहा है उनका आपस में डाइवोर्स वाइवोर्स का, और उनका कोर्ट केस में गया हुआ है। अच्छा। तो होता है कई बार हम निकालने कुछ जाते हैं, मिल कुछ जाता है, ये चलता रहता है। और देव सर, अगर वाइफ आपको अप्रोच कर रही है, हस्बैंड आपको अप्रोच कर रहा है और दोनों एक दूसरे का कुछ कराना चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन, तो आप दोनों लेते हैं कि? एक शॉर्ट स्टोरी बताऊंगा, बहुत शॉर्ट है। प्लीज बताइए। एक बिल्डर का केस आया था मेरे पास। बंदा आया मेरे पास कि मेरी वाइफ का अफेयर है। मैंने कहा आपको कैसे पता? कह रहा मेरी बेटी 6 साल की, उसने आके मुझे बताया कि पापा जब आप बाहर जाते हो तो जिम ट्रेनर वाले भैया घर पे आते हैं। अच्छा, मैंने कहा तो ठीक है। कह रहा मैं बहुत परेशान हो गया, टूटी। उन दोनों की लव मैरिज थी, मतलब स्कूलिंग साथ में हुई, कॉलेज साथ में, और लव मैरिज, 2 बच्चे अच्छे खासे, और पैसे की कोई कमी नहीं। कौन सी ऐसी गाड़ी है जो उनके घर में नहीं खड़ी हो। तो मैंने कहा ठीक है मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ। जब मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो मैंने पता लगा वो तो घर से पैसे भी लेके जा रही है, मतलब फाइनेंशियली भी तोड़ रही है वो। अच्छा। अपने हस्बैंड को फाइनेंशियली भी तोड़ रही है। मैंने पूरा इन्वेस्टिगेट करके एविडेंस दे दिया। अब उसने वो डाइवोर्स केस डाल दिया, और पूरे पहले तो घर में हंगामा हुआ, पूरे फैमिली वाले बैठे, फिर एक्सपोज कर दिया उसने, और फिर उसने कोर्ट केस डाल दिया। अब कुछ दिन बाद उसकी वाइफ आती है मेरे पास में कि मेरे हस्बैंड का अफेयर है। अच्छा, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करने। यहाँ हस्बैंड भी गलत था, दोनों का ही था। हाँ, हस्बैंड भी गलत था। हालांकि हस्बैंड ने भी अब अलग शादी कर ली, वाइफ ने शादी नहीं करी, हस्बैंड ने अलग शादी की। तो हस्बैंड का जब मैंने इन्वेस्टिगेट करा तो हस्बैंड का भी इन्वॉल्वमेंट था, और हस्बैंड ने अब उस लड़की के साथ शादी कर ली, और वो जिसके साथ शादी करी है वो ऑलरेडी मैरिड थी, वहां से उसने डाइवोर्स लिया, फिर इससे शादी करी। मतलब ये भी बहुत घुमा फिरा केस था। अच्छा, ये ऐसे कि मतलब मेरा ये क्या है, पूछना है कि हस्बैंड ने पहले आपको अप्रोच किया, हाँ ठीक है, वाइफ को पता था कि किससे करवाया? नहीं, यहाँ किसी को पता ही नहीं लगता। ये नहीं पता, मुझे आके बोलते हैं, मुझे मतलब सोचते हैं कि उन्हें ये भी पता है कि कोई और डिटेक्टिव है नहीं यहाँ। वो बोलते हैं कि नहीं आप नहीं करोगे। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं करा। मैंने कहा दिल्ली वैली में किसी से बात करी होगी उन्होंने, कोई आया होगा या किसी लड़के को पैसे दे दिए होंगे उन्होंने, करवा दिया होगा। मैंने नहीं करा। मतलब कोई मुझे प्रेशराइज भी करते, मैं नहीं बता सकता किसी को भी। एक साथ आपने पैरेलली दोनों का किया है, मतलब और कोई आते हैं ना, अगर हस्बैंड भी आ रहा है वाइफ भी आ रहा है तो दोनों एक साथ चल रहे हैं। हाँ, एक बिल्डर है यहाँ का जो फरार है। एक और शॉर्ट केस बताऊंगा, फरार है। अच्छा, बहुत बड़ा बिल्डर है जो फरार है। अच्छा, वो मेरे पास आता है 2018 में कि ये लड़की है, इसका इन्वेस्टिगेशन करो। मैंने कहा ठीक है मैं करके देता हूँ। तो जब मैंने उसकी इन्वेस्टिगेशन करी, उसने कहा कि मैंने ना इसे मतलब एक तरीके से अपनी मतलब सेकंड वाइफ मान रखा है, और मैं इसे सब कुछ दे रहा हूँ। उसने कोठी नाम कर दी, उसके एक कोठी बना के दे दी, 2 घर दे दिए। और जब नाम चढ़ गई तो लिटरली उसने, ये पता उसे क्या बोला उस लड़की ने? उस लड़की ने बोला भैया मैं आपको जानती हूँ, ये बोला उसने उसे। ठीक है, तो उसकी जब मैंने इन्वेस्टिगेशन करी, उसके इतने सारे अफेयर निकले लड़की के। मतलब मॉर्निंग में किसी और के साथ घूम रही है वो, इवनिंग में किसी के साथ, और दोपहर में किसी के साथ, मतलब ऐसे अलग अलग घूम रही है। और मैंने उस वक्त भी उसे समझाया था, मैंने जो बिल्डर था, मैंने कहा आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, आप छोड़ दो, कोई बात नहीं है, ठीक है, रिलेशन सबके होते हैं। मैंने कहा प्यार व्यार नाम की चीज़, जब मैं जैसे मैं इन्वेस्टिगेशन करूँ, प्यार नाम की चीज़ तो मुझे कहीं दिख नहीं रही है। और सर आपकी लाइफ का सबसे शॉकिंग केस कौन सा रहा है? शॉकिंग अभी रिसेंटली बता देता हूँ, ये वाला जो हथौड़ा कांड हुआ था सर, उसके बारे में ये बहुत फेमस हथौड़ा कांड है। एक्चुअली क्या हुआ, यहीं किसी देहरादून में ही किसी IS का मेरे पास, मेरे ऑफिस में फ़ोन आता है कि आप ओनर से बात कराइए। तो मैं, ओनर बोला गोस्वामी जी का नंबर नहीं लग रहा, आप ओनर से बात कराइए गोस्वामी जी से। तो ऑफिस वालों ने मुझे फ़ोन कनेक्ट किया कि आप हमारे ऑफिस आइए। मैं ऑफिस गया तो वहाँ पर ऑलरेडी 2-3 IS बैठे हुए थे
कह रहे थे कि हमारे फैमिली मैटर है, इनका फैमिली का केस है, इनका भांजा है, आप इनकी भांजे की वाइफ का केस है, और गुड़गांव से वो ऐसे ऐसे इनका हो रखा है कि गुड़गांव से इनका आपस में गड़बड़ चल रही है, दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मतलब भांजे भी और भांजे की वाइफ भी। मैंने कहा सर तो बताओ मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। कह रहा आपका नेटवर्क तो दिल्ली में भी है, गुड़गांव में, हर सिटी में। तो मैंने कहा हाँ सर है। तो मैंने कहा सर ऑफ रिकॉर्ड करना ऑन रिकॉर्ड करना? नहीं नहीं ऑन रिकॉर्ड रहेगा। मैंने कहा सर पैसे? कह रहे पैसे एक नंबर में लो आप, जीएसटी देंगे हम प्रॉपर। उन्होंने जीएसटी दिया, पैसे भी जो फीस तय हुई थी वो फीस प्रॉपर ली। तो उन्होंने कहा कि उस दिन मुझे याद था, आई थिंक अष्टमी थी, अभी जो नवरात्र गए हैं। तो मैंने कहा सर मेरा तो फास्ट चल रहे हैं, मेरे 9 दिन के फास्ट थे। मैंने कहा सर मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूँ, शाम को पूजा भी करने दो। उन्होंने इतनी रिक्वेस्ट करी, प्रेशर किसी ने नहीं डाला मुझे, उन्होंने रिक्वेस्ट करी। अब एक अधिकारी मुझसे रिक्वेस्ट कर, मैंने कहा ठीक है चलो अब मैं जाता हूँ, अब कुछ एमरजेंसी है तो मैं करता हूँ। कह रहे बहुत परेशान है, वो सुसाइड कर लेगा भांजा, बहुत परेशान है। तो मैंने दिल्ली वाली टीम को बोला, मैंने कहा आप इन्हें ट्रैक करो। उन्होंने वहाँ से ट्रैक करा तो पता लगा कि वो मेरठ वाले रूट पे निकले हुए हैं, मतलब उसकी वाइफ, भांजे की वाइफ और उसका बॉयफ्रेंड, वो बॉयफ्रेंड के साथ थी अपने, वो निकले हुए हैं। जब उन्होंने ट्रैक करा तो मेरठ तक आ गए। मेरठ में दूसरे एजेंट ने आगे हैंड ओवर कर दिया। ऐसे करते करते एक चेन चलती रही। मेरठ वाले ने गुरुकुल नारसन तक छोड़ दिया, गुरुकुल नारसन वाले ने दूसरे एजेंट को लिया, फिर ऐसे करते करते वहाँ पर मिस हो गए हमसे, आपका नेपाली फार्म के आसपास। अब मिस हो गए ना, तो फ़ोन भी ऑफ दोनों के। तो ये तो पता लग गया था कि अफेयर है, यहाँ पर क्यों आई है, अब ये नहीं पता था कि आई क्यों है यहाँ पर। ठीक है, तो जब हमने जैसे तैसे अष्टमी की, ये अष्टमी वाले दिन की रात के बज गए थे अप्रॉक्स 10:30, 10:30 बज गए थे। हम यहाँ से निकले थे 6 बजे, मैं यहाँ से 6 बजे निकला था, लेकिन मेरी जो ऑब्जर्वेशन थी वो दोपहर में ही शुरू हो गई थी दिल्ली से। तो जब मैं वहाँ निकला तो 10 बज गए थे रात को। तो देखा क्या, हमने वहाँ की सारी पार्किंग्स में वो गाड़ी ढूंढनी शुरू करी, गाड़ी मिल गई हमें। अब गाड़ी तो मिल गई, लेकिन गाड़ी के आसपास जितने भी होटल्स थे उसमें वो दोनों मौजूद नहीं थे। सारे होटल्स छान गिरे हमने 1 घंटे में। मैंने दोनों अधिकारियों को सूचना दे दी, मैंने कहा सर ऐसा नहीं, अब नहीं हो पा रहा, बताओ मैं क्या करूँ। कह रहे कुछ भी करो। उन्होंने फिर रिक्वेस्ट, वो भी नहीं सो रहे, फिर रिक्वेस्ट। मैंने कहा सर ठीक है कुछ करता हूँ मैं। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, उसका वो इस एरिया में शायद जा सकती है, एक बार देखो। तो जब मैंने कहा आपका ये वाला पॉइंट भी फेल हो गया, अब मैं अपना पॉइंट देखता हूँ। जिस पार्किंग में उसने गाड़ी खड़ी करी थी, मैंने उस पार्किंग वाले से पूछा अपने तरीके से, मैंने कहा ये कहाँ पर है, कि मैंने कहा इनका सामान आया हुआ, मुझे सामान देना है। तो कह रहे ये तो एक स्कूटी लेके गए हैं, स्कूटी हायर करी उन्होंने सामने से। मैंने कहा अच्छा स्कूटी हायर करी है तो उसमें जीपीएस लगा होगा। तो मेरा दिमाग वहीं क्लिक करा, तो मैंने स्कूटी वाले को अपने फेवर में लिया। मैंने कहा प्लीज़ इसमें जीपीएस लगाऊंगा, लोकेशन दो इसकी। तो उन्होंने लोकेशन दी, आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे मेरा ऑफिस है आरटीओ ऑफिस के पास वाला, आरटीओ ऑफिस पे गाड़ी खड़ी है, और वो गाड़ी खड़ी करके जो होटल में गए हैं वो गए हैं अप्रॉक्स पटेल नगर। इतना डिफरेंस, मतलब इतना डिफरेंस था गाड़ी खड़ी करने में और उनके होटल जाने में। अब हम उस होटल के पास तो पहुंच गए। मैंने सर को सूचना दे दी, मैं सर ऐसे ऐसे, अब आप एक काम करो, भांजा भी आ रखा था, भांजे के जीजा वगैरह भी थे। मैंने कहा था अब आप लीगल वेज में आप एक काम करो, थाने चलते हैं, अब थाने का काम है। हमने ट्रैक तो कर दिया क्योंकि बिना उसके हम नहीं जा सकते। लेकिन जब मैं वहाँ पर गया होटल के बाहर, जब मुझे होटल मिल गया, होटल मैंने ही ढूंढा, होटल मिल गया, तो जैसे ही मैं वहाँ गया मैंने देखा कि वो निकल रहे हैं बाहर स्कूटी में, और वो निकले थे मोमोज़ खाने। मतलब रात के बज गया था 12:30, 12:30 बजे वो मोमोज़ खाने निकले। अब हम इतनी देर में तो हम वहाँ थाने में गए नियर बाय। अब वहाँ पर ये तपोवन की बात है, अब वहाँ पर एक बात आती है कि एक थाना पड़ रहा है, जो बॉर्डर था पूरा थाना, आधा एरिया आ रहा है टिहरी में और आधा एरिया आ रहा है हमारे यहाँ ऋषिकेश में। अब वहाँ कन्फ्यूजन की कौन सा थाने का जाएगा। उनके पास रात को महिला को पुलिस कोई भी अवेलेबल नहीं है, और लॉ ये कहता है आप किसी भी होटल में जाएं तो महिला पुलिस के साथ जाएं। तो हम लीगल बाउंड्रीज में चल रहे थे। हमने वहाँ एप्लीकेशन दी, उन्होंने कहा नहीं हो पाएगा सर, अभी नहीं हो पाएगा। मैंने कहा भाई मेरे ऊपर भी, मुझे भी बोला गया, मुझे भी रिक्वेस्ट करी गई है, नहीं तो मैं क्यों आता, मेरा तो फास्ट है आज। तो नहीं मिला। फिर मैंने वहाँ पर एक नोन एसआई थी, कभी था उनका भी कुछ, मतलब उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था। तो मैंने कहा मैडम आप कौन से एरिया में हो, तो उन्होंने कहा मैं इस एरिया में हूँ। तो
उन्होंने मुझे प्रोसीजर बताया कि आप ऐसे करो, आप 100 नंबर पे उनसे ही फ़ोन करवाओ, प्रॉपर रजिस्टर्ड करवाओ, क्योंकि कल को कोर्ट में भी लगेगा। तो उन्होंने रजिस्टर्ड करा, एंट्री करी, फिर वहाँ से महिला दूसरे थाने से आई पुलिस, ठीक है, वो आई, ऐसा ही थी वो मैडम, वो आई। जब हमने होटल रूम खुलवाया तो फीमेल पहले गई हैं, क्योंकि वो फीमेल थी तो पहले गई थी और हस्बैंड गया था। आप शॉक करेंगे, वाइफ बिल्कुल न्यूड थी। अच्छा। ठीक है, चलिए वो भी स्टेप हम, एक होता है, चलो सबका अपने अपनी प्राइवेसी है, हम तब तक अंदर नहीं गए थे, वो पहले अंदर गए वो सब, ठीक है। उन्होंने कपड़े वपड़े पहनवाए उसे, फिर वो जब बैठ गए, अब बैठ के बात हो रही है। जब बैठ के बात हो रही है उस दौरान मैंने इन्वेस्टिगेट करा, मैंने उनसे बातचीत करने की जब कोशिश करी, तब बातचीत में मुझे ये पता लगा उन्होंने अपना एक्सेप्ट कर लिया। और उससे पहले जब मेरी दिल्ली टीम ने ये बताया था कि ये जो बंदा था, इनकी इन्वेस्टिगेशन पहले भी आई थी हमारे पास, और ये जो बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड इस हस्बैंड का फॉलो कर रहा था काफ़ी दिन से। वो फॉलो क्यों कर रहा था, मतलब तुम दोनों का अफेयर चल रहा है, फॉलो क्यों कर रहा था, ये समझ में नहीं आया। तो उसने जब देखा कि वो फॉलो कर रहा था, ये जब मैंने पूछा, मैंने कहा तुम फॉलो क्यों कर रहे थे, और तुमने, उसने उसका जब हमने हस्बैंड ने वो भी देखा था उसका ब्लिंकिट अकाउंट, तो उसमें उसने, जब वो अपने हस्बैंड के साथ फिजिकल्स नहीं है तो उसमें पैकेट्स मंगा रही है, अब वो कॉन्डम्स वगैरह के पैकेट्स, और हथौड़ा मंगा रही है, हथौड़े का तुम क्या करोगे, ठीक है। तो जब हमने उससे पूछा, उससे एक्सेप्ट है, क्योंकि वो जो सीन था, क्योंकि सुबह की रेड थी, मैंने बोला ना अनकॉन्शियस माइंड रहता है मॉर्निंग के टाइम पे, 2:30-3 बजे की रेड थी, तो सुबह के टाइम उसने कबूल लिया कि वो, एक तो हड़बड़ाहट में वो कबूल लिया उसने कि हम यहाँ पर प्लानिंग करने आए हुए थे, ठीक है, इसके बाद जाके हम ऐसे ऐसे ख़त्म करने वाले थे। अच्छा। तो मतलब यहाँ से जाके मर्डर होने वाला था एक तरीके से, और वो मर्डर होने से पहले रोका गया, और वो यहाँ प्लानिंग चल रही थी। और दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे? दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, और जिस लड़के के साथ अफेयर था उसका स्क्रैप का काम था। Oh my। और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी उनके पास सैलरी की भी कोई दिक्कत नहीं, 6-6 लाख रुपए पर मंथ सैलरी थी, 6 लाख प्लस। अच्छा। वो इतना रोया, हस्बैंड इतना गिर गया है। वो जो एसआई मैडम आई थी उनके पैरों में गिर के, मैडम आपने मुझे बचा लिया, सच में बचा लिया। मेरे पैरों में गिर के, सर आपकी वजह से मैं बच गया, अब तो मैं सेफ हूँ। तो मतलब यहाँ से जाके मर्डर की प्लानिंग हो रही थी पूरी। ये शॉकिंग केस था मेरे लिए भी, एक मर्डर होने से पहले ही बच गया। वाकई में बहुत शॉकिंग निकला है इसमें काफ़ी। उन्होंने पूरा एक्सेप्ट किया कि मैं फॉलो कर रहे थे, हम पहले जगह ढूंढ रहे थे कि कैसे मारेंगे, क्या करेंगे। बॉयफ्रेंड पहले ये जगह ढूंढ रहे थे, बॉयफ्रेंड और वाइफ मिल गया। ओके। अच्छा देव सर, इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं जैसे रॉ, आईबी या पुलिस, ये भी आपको सीक्रेटली कांटेक्ट करती हैं? हाँ, कुछ डिपार्टमेंट हैं ऐसे जो मुझे कांटेक्ट करते हैं। कुछ डिपार्टमेंट के ऐसे केसेस भी हैं जो मैं करता हूँ, वो सीक्रेटली करता हूँ, मैं नाम लेके नहीं बता सकता मैं, वो सीक्रेटली करता हूँ। अच्छा, ठीक है सर। फीमेल डिटेक्टिव्स भी होती हैं क्या? हाँ है, मेरे पास फीमेल डिटेक्टिव्स हैं, फीमेल एजेंट्स हैं मेरे पास, अच्छा। अवेलेबल है। फीमेल एजेंट्स इसलिए होती है, देखो फीमेल एजेंट्स ना हमेशा किसी के घर में जाके बैठ के बातचीत करके चीज़ें, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर लेती है। अच्छा। डिटेक्टिव्स में लोगों की एक तो मेंटेलिटी हो गई कि डिटेक्टिव्स का मतलब है कि सिर्फ फॉलो करेगा, फॉलो ही सब कुछ नहीं होता। डिटेक्टिव्स जो है इंफॉर्मेशन भी गैदरिंग करता है, मेन इंफॉर्मेशन का नेटवर्क है। अच्छा। तो फीमेल्स बहुत इजीली इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर लेती है। अच्छा, कई बार मेरे पास एक वो थी फीमेल एजेंट, दिल्ली का केस बताऊंगा मैं आपको। तो उसमें वो वहाँ पर नौकरानी बन के रही है पूरा 1 मंथ, फीमेल एजेंट। अच्छा। वो लिटरली मुझे अभी भी बताती है कि सर मैंने वहाँ का उनका वॉशरूम तक साफ़ किया, कम्बोर्ड तक साफ़ किया मैंने उनका, ठीक है। मतलब एक 50,000 की सैलरी लेने वाली एजेंट वो ये बोल रही है मुझे, और वेल एजुकेटेड, मतलब ग्रेजुएट। तो सर जब आप इनको ट्रेन करते हैं ना, तो ये सब चीज़ें इनको मतलब मेंटली प्रिपेयर कराया जाता है कि आपको किसी भी प्रकार का काम करना है, लेकिन हाँ, ये नहीं है कि आपको अपनी अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ करवाना है। वो मैं पहले प्रायोरिटी लेता हूँ, केस बाद में। मैं फीमेल का सेफ्टी, अगर मेरी कोई फीमेल कहीं पर गई हुई है तो मैं पूरा उसका पूरा ध्यान रखता हूँ कि भैया कहाँ पर है, कब तक है। हम सबको ट्रैक रखते हैं कि कब आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनकी ट्रैकिंग रहती है हमारे पास में। अच्छा। जब तक फीमेल एजेंट किसी टास्क पे है, तो जब तक वो वापस नहीं आ जाती है तब तक हम मतलब जागे रहते हैं, चाहे रात के कितना भी टाइम हो। तो सर जैसे आपको कोई आपके साथ जो टीम में काम कर रहा है, तो कई बार उनकी जान को खतरा रहता है, तो आप, कई बार ऐसा कोई केस आया है?
कि कोई ऐसा थ्रेटनिंग हुआ हो और आपने जाके उन्हें बचाया हो, या आपके ऊपर कभी ऐसा कुछ हुआ हो? देखो थ्रेटिंग तो एक बार मेरे पास केस आया था कि इसमें मैंने जो इन्वेस्टिगेशन थी हस्बैंड को रेड हैंडेड पकड़वाया था। ठीक है, तो हस्बैंड को जब मैंने रेड हैंडेड पकड़वाया था, हस्बैंड ने ट्रैक कर लिया हमने कि कौन एजेंसी थी क्या था, तो उसने थ्रेटिंग करवानी शुरू करी हमें। उन्हें पता लग गया था कि आपने? हाँ, क्योंकि और कोई एजेंसी है ही नहीं उत्तराखंड में, मैं ही हूँ एक, रजिस्टर्ड मैं ही हूँ। ओके। तो जब उन्हें पता लगा कि मैं था तो उन्होंने मुझे थ्रेटिंग करवाई, फ़ोन करवाए। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा दोबारा भी आप कुछ गलत करोगे तो मैं फिर भी पकड़ूंगा, मैं लीगल वेज में जाऊंगा, आपको जो करना है करिए। मैंने कहा जान से तो नहीं मारोगे ना, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। कभी अटैक हुआ है सर आप पे? हाँ, मेरी गाड़ी का फॉलो हुआ है कई बार। अच्छा। ये मैं बात बताऊँ आपको। कोलकाता में एक केस आया था मेरे पास, ये बहुत ही अलग केस था, मतलब अभी तक के इतिहास में शायद आपने ऐसा केस नहीं सुना होगा। एक प्राइवेट जेट कंपनी के मालिक थे, ABC, 3 कपल हैं, ऐसे समझाऊंगा नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। उनका उनका जो A, B और C कपल हैं, उनका ये आपस में समझौता हुआ है, एक एग्रीमेंट साइन होता है कि A वाले की वाइफ B वाले के साथ 3 दिन रहेगी फिजिकल इंटीमेसी, C वाले की वाइफ A वाले के साथ 3 दिन रहेगी। ये कोलकाता के केस्टोपुर का केस था, मेरी कोलकाता डिटेक्टिव एजेंसी में आया था। तो अब हमें ये ट्रैक करना था, अब उसमें भी उन्हें लॉयल्टी चाहिए कि जो 3 दिन का एग्रीमेंट करा था उसमें वो डिच कर रही है, वो 3 दिन की जगह 5 दिन रह रही है वहाँ पर। अच्छा। यहाँ लॉयल्टी चाहिए थी, मतलब चीटिंग में भी लोगों को लॉयल्टी चाहिए वही। तो मैंने वहाँ इन्वेस्टिगेशन, मैं खुद गया था, ग्राउंड पे मैं था, क्योंकि बहुत ही हाई प्रोफाइल केस था। एजेंट्स ने कहा सर हम ग्राउंड कवर देंगे, आप खुद रहो यहाँ पे। तो मैं रहा वहाँ पर, मैं नियर बाय वहाँ पर ऐसी जगह रहा वहाँ पर, मैं एक चाय की एक टपरी थी, मैं वहाँ पर बैठा रहा, मतलब घंटों 2 दिन निकल जाते आराम से, मैं सब कुछ ट्रैक करूँ। एक तो वहाँ के लोगों की शक्ल जो है ना, मैं शक्ल मतलब सबकी सेम है ऑलमोस्ट देखा जाए तो। अब वहाँ बच्चे को भी देख रहे हैं हम उसके कि बच्चे के साथ वाइफ निकल रही है, बच्चे को छोड़ने आ रही है बाहर स्कूल के लिए, फिर वो अपना काम वाम निपटा के फिर जा रही है कार से, पूरा ट्रैक कर रहे हैं हम, देख रहे हैं उनका घर भी बन रहा था। अब जब हमने चीज़ें कर ली, जब हमने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दे दी और एविडेंस भी दे दिए कि नहीं ये चीट कर रही है, वो उसका तो शक था कि वो 5 दिन कह रही है, नहीं वो 5 दिन नहीं, वो उसके साथ ही वो एंगेज थी, मतलब इस चीटिंग में भी लॉयल्टी चाहिए थी। अब उन्हें पता लग गया सामने वाली पार्टी को कि किसी डिटेक्टिव ने ये करा है, अब उन्होंने खुद इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, तब मुझे वहाँ थ्रेटिंग हुई। ठीक है, एयरपोर्ट तक मेरा फॉलो हुआ। ठीक है, बल्कि जो गाड़ी थी, जो वहाँ मेरी एजेंट्स की गाड़ी थी, उसको टक्कर भी मारी गई, एयरपोर्ट तक फॉलो हुआ। एक्चुअली क्या, कोलकाता में एक रूल है, क्योंकि जो डिटेक्टिव का जन्म है, ब्योमकेश बख्शी का नाम सुना होगा आपने, वो कोलकाता बंगाल से ही शुरू हुआ है। तो वहाँ पुलिस को भी पता है कि डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेट करता है, वहाँ हर सब कुछ लीगल है। तो वहाँ पर मेरी गाड़ी का फॉलो हुआ, गाड़ी को टक्कर भी मारी गई कि आपने ऐसे कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया। मैं जैसे तैसे एयरपोर्ट में घुसा हूँ, उसके बाद मतलब मैं सीधा वहाँ से फ्लाई करी मैंने, फिर यहाँ पर आया। तो ऐसे ही थ्रेटिंग भी मुझे बहुत आई है। अच्छा, मतलब डिटेक्टिव का काम नॉर्मल नहीं है। हाँ वही मैं। ओके। अच्छा सर, ऐसा कोई केस है जिससे आपने देश को नुकसान होने से बचाया हो, या कुछ नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ ऐसे केसेस भी आपके पास आए हैं? आते हैं कुछ ऐसे केसेस, बट मैं वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, मैंने सॉल्व करे हैं। अच्छा। तो वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, और अगर आज आपको रॉ कोई सीक्रेट मिशन देती है तो आप करेंगे? हाँ, कैसा भी, मतलब मैं तो ऐसा मिशन चाहता हूँ जिसमें वापस आने के चांसेस ही ना हो, मैं चाहता ही ऐसा हूँ। अच्छा। क्योंकि काम ही ऐसा करो ना जिसमें रिस्क हो, नॉर्मल केस तो कोई भी कर लेगा। अच्छा। हाँ। और इंडिया में सर, जैसे हम लोग सोचते हैं कि हमारी ना सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही सेफ है, तो वाकई में क्या हमारी जो प्राइवेसी है वो सेफ है? नहीं, आज की डेट में प्राइवेसी सेफ नहीं रही है। एक तो चैट जीपीटी, AI और जेमिनी, इन सबों ने ना आपको पूरा घेर लिया है। हम सोचते हैं कि वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, हालांकि वो हमारा डाटा लीक कर रहे हैं, डाटा सेव कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, आपने MI का कैमरा देखा होगा? देखा है। CCTV कैमरा लगता है, आपको क्या लगता है MI कैमरा क्यों बेचती है? नहीं पता होगा आपको। MI इंडिया के ऊपर रिसर्च कर रही है कि मतलब चाइना जो है इंडिया के ऊपर रिसर्च कर रहा है कि MI के उस कैमरे के थ्रू कि लोगों के वहाँ वो लोग करते क्या है, क्या है वो। आप क्या सोचो, आप यहाँ पासवर्ड चेंज कर रहे हो, लेकिन वो डाटा वहाँ देख रहे हैं। हमारा रिसर्च चल रही है, इंडियंस कैसे हैं, क्या करते हैं।
और हम सोचते हैं कि सेफ है, हम चाइनीज़ आइटम ले लें। अच्छा। हर चीज़ अच्छी नहीं होती। अब चाइनीज़ ऐप भी, जो काफ़ी सारे ऐप्स हैं, वो भी हमें ट्रैक करते हैं। मतलब हमारी सारी इन्फॉर्मेशन हम जो सोच रहे हैं कि सेफ है वो सब वहां तक जा वहाँ रही तक है। जाती है। अच्छा। आप ज़्यादा दूर मत जाइए। मॉल्स में क्रेडिट कार्ड्स के लिए हमसे फॉर्म भरवाया जाता है, आप क्रेडिट कार्ड बनवा लो, ये करवा लो। आपको पता है वो डाटा तक डार्क वेब पे बिकता है, आपकी प्राइवेसी का डाटा। अच्छा। डार्क वेब जैसी साइट्स पे आपकी प्राइवेसी बिकती है। किसी की भी प्राइवेसी ले लो आप। कुछ भी सेफ नहीं है। मैं कह रहा हूँ बेसिक फ़ोन भी सेफ नहीं है देखा जाए तो। बेसिक फोन वो जो नॉर्मल होते हैं हाँ, नोकिया के कीपैड, वो छोटे भी सेफ कीपैड नहीं है वाले जो देखा आते जाए हैं। तो। कोई भी ऐसी चीज़ मत रखो जो गैजेट्स जो कनेक्ट हो किसी चीज़ से, वो भी तो एक नेटवर्क से कनेक्ट है ना। अच्छा। और सर सोशल मीडिया कितना आपके लिए हेल्पफुल रहता है अगर आपको किसी की इन्वेस्टिगेशन करनी है? देखो, सोशल मीडिया पे आज की डेट में लोग ये तो अच्छा कर रखा है लोगों ने, अपनी सारी लाइफ सोशल मीडिया पे डाल के रखते हैं। तो वहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें ट्रैक हो जाती है उनकी, जैसे उनका कैसे? रूटीन, क्या कर रहे हैं, कौन से रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, कहाँ पर किस रेस्टोरेंट में जाना ज़्यादा पसंद है, या किस एरिया में घूमना ज़्यादा पसंद है, या क्या महंगे शौक है उनके, ये सब वहाँ से ट्रैक हो जाता है। तो बेसिक सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन। इन्वेस्टिगेशन भी होती है हमारे। अच्छा। हाँ, तो जैसे कि किसी को बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, मतलब एज ए डिटेक्टिव, तो सोशल मीडिया मतलब काफ़ी हेल्पफुल बहुत होता है। हेल्पफुल है। अच्छा सर, डिटेक्टिव का ऐसा ट्रुथ जो आम जनता नहीं जानती है। डिटेक्टिव का ट्रूथ, आप ये समझो कि डिटेक्टिव की लाइफ, हम लोगों के पीछे भागते भागते, लोगों की इन्वेस्टिगेशन करते करते हम अपनी लाइफ को भूल जाते हैं। मैं जैसे अपने घर में टाइम नहीं दे पाता, और मैं अपने आप को टाइम नहीं दे पाता। देखिए, मैं पहले अपने मतलब जैसे मुझे अपने वर्क निपटाने हैं, मेरे वर्क कई कई महीने पेंडिंग रहते हैं, तो हम लोगों के केसों में ही उलझे रहते हैं कि आज इसका केस है, कल उसका केस है, कल इसकी इन्वेस्टिगेशन है। तो ट्रूथ तो ये है, कह सकते हो आप, कि लाइफ इजी नहीं है डिटेक्टिव की। सर ऐसा भी होता है कि अपनी, मतलब ऐसे ही मैं नॉर्मल पूछ रही हूँ कि आपका बिकॉज काम यही है, तो हम क्या होता है कि पर्सनल लाइफ में भी हमारे दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होता है, हर चीज़ को हम एक क्वेश्चन मार्क उससे देखते हैं। कभी ऐसा होता है क्या नॉर्मल लाइफ में भी हमें, क्या ऐसा क्यों हुआ होगा? नॉर्मली आप सोच पाते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में? देखो, मेरी बचपन से आदत रही है चीज़ों को ना, मतलब खोजने की। अच्छा। मतलब चाहे मैं खोजी पत्रकार रहा हूँ, खोजी इन्वेस्टिगेशन करी, मतलब कुछ यूनिक करने की। मतलब नॉर्मल लाइफ में होता है ये ना हाँ, कि वो मैं चीज़ मैं ढूंढता यहाँ। रहता हूँ, मैं चीज़ें करता रहता हूँ। जैसे घर अच्छा। में भी मैं कुछ चीज़ें करता रहता हूँ कि ये चीज़ यहाँ नहीं थी, वहाँ होनी चाहिए थी। तो मैं करता रहता हूँ नॉर्मल लाइफ में भी। अच्छा। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ऐसा कभी हुआ है कोई केस ऐसा जिससे आपका मनोबल टूटने लगा हो, है ना, डिमोटिवेटेड हो रहे हो कि यार कुछ निकल के नहीं आ रहा है इतनी मेहनत के बाद भी? कुछ ऐसा हुआ है कभी भी, कोई ऐसा केस? देखिए, डीमोटिवेट तो नहीं कह सकते। कई केसेस आते हैं कि मतलब पैरेलल होते हैं, हम सोचते कुछ हैं, निकलता कुछ है, होता कुछ है। अब जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास एक वाइफ ने इन्वेस्टिगेशन दी थी हस्बैंड की, कि मेरा हस्बैंड मतलब मुझे नहीं पता कि क्या है, मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं, ये है वो है। मैंने कहा तो ठीक है, मैंने कहा कहीं बिजी हूँ। कह रहे वो वैसे तो सब कुछ सही चल रहा है उनका, सब कुछ सही है। तो जब मैंने इन्वेस्टिगेशन करी तो मुझे पता लगा वो गे है, उनका मेंस में इंटरेस्ट है। अच्छा। उसके लिए मुझे खुद उतरना पड़ा, मुझे खुद देखना पड़ा कि उनके साथ डेट पे मैं खुद गया देखने। रियली? हाँ, मैं डेट में रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, तो मैंने उनकी चीज़ें रिकॉर्ड करी, मैंने देखा, मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं, तो उन्होंने खुद बताया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आपको लड़कों से डेट करना अच्छा लगता है? कह रहे हाँ, मुझे लड़कों से डेट करना अच्छा लगता है, बंदों से डेट करना, और मैं चाहता हूँ, मैं उनके साथ होटल्स भी जाता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कितने टाइम से, मतलब कह रहे मैं तो वैसे तो बचपन से। मैंने कहा तो आपकी फैमिली में मतलब शादीशुदा हो? मैंने नहीं बताया उसे कि मुझे पता है। उसने कहा हाँ, मैं मैरिड हूँ और मेरी एक बेटी है। मैंने कहा बेटी, अच्छा। कह रहे होता है कभी कभी गेज में, मतलब हम कंसीव करवा देते हैं। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने पूरा रिकॉर्ड करके दिया। तो मतलब वो बंदे को आप देखोगे, वो बंदा एक अच्छी खासी पोस्ट पे बैठा हुआ है, और वो आप उसे देख के कहोगे कि वो गे है, नॉट पॉसिबल। आप खुद भी देख के नहीं कह सकते उसे उसकी नॉर्मल लाइफ में। अच्छा। तो वही है ना, मतलब मनोबल कई बार टूट भी जाता है कि मतलब मैं जा रहा हूँ सामने कुछ और देखने, मिल कुछ जा रहा है, ऐसा होता है। अच्छा, तो वो जो भी आपने कॉन्वर्सेशन की उसके बेसिस पे आपने वो मतलब प्रूफ उनकी हाँ, वाइफ को प्रूफ दे दे दिया? दिए मैंने।
अच्छा अब मैंने उसकी वाइफ को भी बोला, मैंने उनकी वाइफ को बोला, मैंने उन्हें भी काउंसलिंग दी एक, मैंने उन्हें बोला आप एक काम करना, आप डायरेक्ट इन्हें बोलोगे कि आप गए हो, मुझे पता लग गया, तो वो गलत हो जाएगा। आप इस पर खुद रिसर्च करो कि वो खुद बोले। तो उसने वो वैसे ही किया। अच्छा। तो मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, थोड़ा रिकवर हो रहे हैं। बता रही थी वाइफ, उनकी वाइफ का फ़ोन आता रहता है, बताती रहती हैं। तो लोग मुझे मतलब केस करवाने के बाद भी अपनी चीज़ें बताते रहते हैं। मैं वही पूछने वाली थी कि मतलब उसके बाद भी एक फॉलो अप अब लेते रहते हैं। हाँ, नहीं, उनको खुद फ़ोन आता है, सर ये हो गया, सर वो हो गया, सर ऐसा हुआ। तो बहुत सारे केसेस ऐसे रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मतलब आप एक केस को एक एज अ क्लाइंट नहीं लेते कि जितना है उतना हाँ। किया, उसके बाद भी आप उनकी एक फॉलो अप ले रहे हैं। हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एक सेंसिटिविटी दिखाता है वो आपकी। अच्छा सर, कोई ऐसा केस जहां पर जो आपका क्लाइंट है वही कल्प्रिट निकला हो? क्लाइंट कल्प्रिट कह सकते खुद हैं। विक्टिम बोला हो उसने, लेकिन एक क्लाइंट आया था मेरे पास कि मेरी, हाँ एक क्लाइंट है, याद आ गया मुझे। एक अच्छी कंपनी में अच्छी पोस्ट पे बैठा हुआ है, मल्टीनेशनल कंपनी में। उसका कहना है मेरी वाइफ का अफेयर है, मेरी वाइफ मुझे मारती है, पीटती है, मेरी वाइफ ने मुझे सीढ़ियों पे से धक्का दे दिया था। उल्टा बताया उसने सब कुछ। उसने दिया था अपनी वाइफ को सीढ़ियों पे से धक्का, उसके काफ़ी चोट भी आई थी, उसकी पीछे की पूरी बोन मतलब फ्रैक्चर हुई थी। तो जब मैंने इन्वेस्टिगेट करा, मुझे उसकी वाइफ में कुछ भी वो नहीं लगा। हालांकि आप विश्वास नहीं करोगे, ये जो इन्वेस्टिगेशन आई थी, ये जो मैं आपको केस बता रहा हूँ, मेरे घर से मतलब 2 गली छोड़ के केस था ये, और वो भी मुझे जानते थे। अच्छा। तो मैंने ऐसे इन्वेस्टिगेट नहीं करा कि मैं खुद जा रहा हूँ, मैंने एजेंट्स को भेजा, मैंने कहा आप इन्वेस्टिगेट करो, क्योंकि मैं जाऊँगा मुझे तो सब जानते हैं। तो जब उसने देखा तो उल्टा जो लड़का था, वो बंदा था, जो हस्बैंड था, वो मेरे पास एक बंदी के साथ आया था मेरे ऑफिस में कि ये मेरी दोस्त है और मैं अपनी वाइफ की इन्वेस्टिगेशन करवाना चाह रहा हूँ और ऐसे ऐसे सीन है। मैंने कहा ठीक है, मैं कर दूँगा। तो जब मैंने रिपोर्ट लगाई, मैंने रिपोर्ट में, क्योंकि मैं रिपोर्ट में देखो कलम में सबसे ज़्यादा ताकत होती है, मैंने इसमें मेंशन करा कि इस डेट को ये हस्बैंड ये यहाँ पर आए थे अपनी वाइफ का केस लेके, और इस लड़की के नाम से आए थे। मतलब मैंने एक तरीके से फेवर भी कर दिया वाइफ का। अब वो रिपोर्ट को कहीं भी लगाएगा तो उसके लिए बेकार है वो। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे आए थे और एक लड़की थी उसके साथ आए थे, और जब मैंने इन्वेस्टिगेट करा तो उनकी वाइफ का मुझे कहीं पर भी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा। नॉर्मल उनका रूटीन था, वो स्कूल जाती थी, पढ़ाती थी, नॉर्मल 3-4 हज़ार रुपये की जॉब कर रही थी और बच्चों को शाम को ट्यूशन्स देती थी, और कहीं जाना भी नहीं था, घर से निकलना भी नहीं था उनका। और जो इन्होंने मतलब जो मुझे पता लगा था कि उसका इसके साथ अफेयर है, जो जैसे हस्बैंड ने बताया, वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। अच्छा। तो यहाँ हस्बैंड ही कल्प्रिट था, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हुआ था मेरे ऑफिस में। अच्छा, और जो कहानी उसके साथ होती थी वो उन्होंने उनके साथ उसके साथ present बता की दी है। उसने। नहीं तो इन्वेस्टिगेशन के बाद तो पता चल जाता ना कि ये झूठ बोल रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन कराने का पर्पस तो समझ भी नहीं आया इसके ये लिए। सोचते हैं कि मतलब मेरी एक्चुअली क्या है, ये चाहते हैं कि मैं अपनी रिपोर्ट में कुछ भी लिख के दे दूँ। हाँ वही, वो कुछ और आपसे वो शायद एक्सपेक्ट कर हाँ, रहे वो थे। मेरे हाँ, से वो एक्सपेक्ट measurate करते हैं, और कर फिर रहा। बाद में मन मुटाव भी हो जाता है कि आपने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, आपने ये नहीं करा। तो मैं ये नहीं कि कोई कुछ भी आएगा, कुछ भी पैसा देगा या फीस देगा और मैं किसी के लिए कुछ भी कर दूंगा। मैं जो जायज़ होगा, जो ट्रूथ होगा एक्चुअल में करूँगा वही। अच्छा, ओके। सर आप जैसे अपनी टीम में जो भी रखते हैं ना, तो क्या उनके लिए कुछ फिजिकल, मेंटल या कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह भी होते मैंने हैं बताया क्या? ना, पेशेंस। पेशेंस तो पेशेंस एक ऐसी खतरनाक चीज़ है जो अच्छों को तोड़ देती है। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी होना चाहिए, बहुत मतलब ज़रूरी अगर होना आपको एक चाहिए, अच्छा डिटेक्टिव बनना है, पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। और वो आप खुद पेशेंस ही। का मतलब पता है हाँ। कैसा होता है, मान हाँ। लो मैं किसी को इन्वेस्टिगेशन पे भेज रहा हूँ, कोई नियर बाय में बैठा हुआ है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, वो पेशेंस ही तो होता है। सही बात है सर। तो ये सब चीज़ें तो मेन जो है पेशेंस, बाकी और कुछ फिजिकल स्ट्रेंथ वगैरह, कुछ फिजिकली तो मेंटल मतलब स्ट्रेंथ। बस नॉर्मली फिट रहे, नॉर्मली जैसे रहते हैं, कोई हम्म। ऐसा मुझे कोई क्राइटेरिया नहीं। और तो मैं देखो मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। अच्छा। हम्म। अच्छा, और क्या नॉर्म्स होते हैं या कोई ऐसे जो कि उनको फॉलो करने पड़ते हैं उस केस के बारे में? जैसे मतलब अगर सपोज आपने किसी को केस के लिए बोला है ना, तो ऐसा होता है कि वो उस केस के बारे में किसी से नहीं डिस्कस कर सकते, वो प्राइवेसी वगैरह मेंटेन की जाती है हमारा क्लाइंट का? हमारा जो एजेंट होता है, हम्म। हमारा जो फील्ड एजेंट होता है, फील्ड स्टाफ होता है, उसके साथ एग्रीमेंट साइन होता है। अगर वो किसी भी क्लाइंट का डाटा लीक करता है तो उसके ऊपर केस हो सकता हाँ है। हाँ, वही मैं जानना हाँ, चाह रही ये थी। बहुत ज़रूरी होता है, हम्म। प्राइवेसी मेंटेन रहती है। और दूसरी बात, एजेंट किसके लिए काम कर रहा है उसे भी नहीं पता होता, अच्छा। कौन इन्वेस्टिगेशन करा रहा है उसे भी नहीं पता होता। अच्छा, वो दोनों के दोनों अननोन होते हैं एक दूसरे से? दोनों अननोन होते हैं, उन्हें नाम भी नहीं पता होता।
जिसका वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उसका नाम भी नहीं पता होता कई बार। अच्छा, आपका जो एजेंट है उसका काम होगा जो उसे दिया जाएगा, उसे हाँ। क्लाइंट के बारे में नहीं पता? नहीं पता, क्लाइंट क्लाइंट के बारे में भी नहीं पता, क्लाइंट का नंबर भी नहीं अच्छा। पता, क्लाइंट का एड्रेस भी नहीं पता, क्लाइंट की शक्ल भी नहीं पता उसको। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ओके। और सर आपका ये न्यूज़ चैनल का जो एक्सपीरियंस है इसके बारे में थोड़ा बताइए, आपने काम करा था? मैं स्टिंग ऑपरेशंस करें, कुछ हाई प्रोफाइल स्टिंग ऑपरेशन भी करें मैंने, कुछ स्टेट्स में, इसी स्टेट्स में नहीं कुछ और स्टेट्स में भी मैंने सीम लेवल के स्टिंग ऑपरेशंस करें करप्शंस के, और काफ़ी चैनल्स में एक्सपोज भी हुए, चले भी हैं वो। मतलब ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, जब मैं स्कूल टाइम में था तब मैंने इन्वेस्टिगेशन करी थी, तब मैंने एक्सपोज करे थे कुछ पॉलिटिशियंस, मतलब एमएलए, एमपीज, पटवारी, मिनिस्टर्स, ऐसे उस टाइम पे करा था मैंने। अच्छा, उस टाइम पे बहुत चला था ये, मैं 2007-8 की बात बता रहा हूँ। और सर आपको यंगेस्ट इन्वेस्टिगेशन एंटरप्रेन्योर का अवार्ड भी मिला है हाँ 2021 में। अच्छा, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। हाँ, ये एक्चुअली उन लोगों को मिलता है जो मतलब जिन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन की जो दुनिया में ना पूरी छाप छोड़ दी हो। अब मैं इन्वेस्टिगेशन में इतना, और भी एजेंसीज हैं मतलब इंडिया में, इंडिया की बात करूँगा, बट मैं रिसेंटली भी एक उसमें गया था कॉन्क्लेव में, तो मुझे जो लगता है, मैं इसको एक ओवर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कहूँगा, मुझे जो लगता है, जो मुझे उन सबसे बात करने से भी लगा, और मेरा नाम भी वहाँ पर कई बार बोला गया, कि उन्हें ये लग रहा है, कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि मतलब मैं बहुत आगे निकल गया हूँ सोच से भी ज़्यादा, मतलब कम उम्र में। उनकी एज 40, 45, 50, 55, 65 के जो एजेंसीज चला रहे हैं इतने पुराने मतलब ये एज है उनकी ओनर्स की। अब उन्हें लग रहा है कि वो एकदम से इतनी उम्र में वो आगे निकल गया, और ये जब मुझे अवार्ड मिला तब तो मतलब सबके चेहरे ही शांत हो गए थे। जी जी जी, ऐसे ही इसी कॉन्क्लेव में भी हुआ, भी जो रिसेंटली गया था मैं। अच्छा, देव सर जो ऑलरेडी किसी प्रोफेशन में हैं तो वो भी क्या बन सकते हैं डिटेक्टिव, जैसे मैं हूँ अगर मैं बनना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ? फ्रीलांसर हम रख लेते हैं, जैसे हाँ। केस टू केस, मान लीजिए किसी प्री मैट्रिमोनियल पे इन्वेस्टिगेशन करने भेजना है, मतलब इंक्वायरी कि भाई आप इस लड़की के बारे में इसका बैकग्राउंड पता कर लो, मतलब कब उठती है, कब घर पे उठती है, घर का काम वाम करती है नहीं करती है, मंदिर जाती है नहीं जाती, मतलब नॉर्मल सी चीज़ें, अच्छा, मतलब वो वाला बेसिक काम चीज़ें। देंगे आप? हाँ, अच्छा, तो वो ये होंगे ना ऐसे आपके पास प्रोफेशनल्स होंगे आपकी टीम में? है मेरे पास। अच्छा, कई कौन-कौन आते से हैं प्रोफेशन के हैं? फ्रीलांसर्स आते हैं मेरे पास, अच्छा, कौन-कौन से? फ्रीलांस। हाँ, तो कौन-कौन से प्रोफेशन में है वो? मतलब टीचिंग में है या वो आईटी फील्ड के हैं? मतलब मोस्टली कौन से हैं जिन्हें जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं? गवर्नमेंट डिपार्टमें के मेरे पास फ्रीलांसर आ जाते हैं, अच्छा। कहते हैं कि हमें इंटरेस्ट है इस केस में, अच्छा है। हमें डिटेक्टिव बनना है। अच्छा। फिर भी मैं उन्हें केस देता हूँ, मैंने कहा आप कर लो, कह रहे हैं ना कोई सैलरी चाहिए ना कहीं रिटर्न में चाहिए, फ्री में करेंगे हम, बस मतलब इंटरेस्ट अपने, है। अच्छा, वो इंटरेस्ट की वजह से कि हाँ करना है, तो है आपके पास ऐसे? हाँ, और बहुत मोस्टली सारे। कौन से प्रोफेशन के आते हैं जो इसमें आईटी ज़्यादा? सेक्टर के भी हैं मेरे पास, आईटी अच्छा। सेक्टर के भी हैं, और फीमेल्स मतलब हाउस वाइफ्स भी हैं। अच्छा। हाँ, बहुत ओके। हैं ऐसी हाउस वाइफ्स जो इन्वेस्टिगेशंस कर देती है मेरे कहने पे। एक्चुअली क्या है ना, हम्म। मैं लोगों का सपोर्ट भी करता हूँ, देखा जाए तो सपोर्ट भी करता हूँ मैं। तो मेरे जो कनेक्शन और जो नेटवर्क है, रिलेशंस है, सबके साथ मतलब बिल्कुल फ्रेंडली हो रखा है। देव सर, जैसे अगर ये चीटिंग का पता चलता है या ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का पता चलता है या कुछ भी, तो वहां पर क्या होता है कि आप क्लाइंट की कुछ काउंसलिंग भी करते हैं? बिकॉज ये बहुत शॉकिंग होता है अगर कोई इनोसेंट है ना, तो वो वाला पार्ट भी आप करते हैं? हाँ, काउंसलिंग मैं करता हूँ। मैं पहले दोनों के केसेस समझता हूँ कि केस है क्या। मुझे लगता है कि केस में मतलब लेना सही है या कि उन्हें सिर्फ काउंसलिंग करके देना सही है, तो मैं वही करता हूँ। जो जायज़ होगा मैं करके वही दूंगा। मैं काउंसलिंग करके उनका माइंड बिल्कुल वही, नहीं आप अपनी वाइफ पे ध्यान दो, नहीं आप अपने हस्बैंड पे ध्यान दो, आप यहाँ गलत कर रहे हो, आप टाइम दो, उन्हें घुमाने लेके जाओ, या आप उनके अंदर शक पैदा कराओ कि वो आपके ऊपर ध्यान दे। मैं ऐसी चीज़ें बताता हूँ उन्हें, छोटे छोटे आइडियाज़। मतलब जैसे अगर किसी के लिए शौक निकलता है कि उसकी वाइफ पे बहुत ट्रस्ट करता है या वाइफ हस्बैंड पे करती है, तो बड़ा शॉकिंग होता है ना अगर इस तरीके से निकलना है। हाँ। तो उस वक्त आप क्लाइंट को एक वो देते हैं मॉरल हाँ, सपोर्ट? मैं मोरल सपोर्ट देता हूँ। मैंने कहा ठीक है, क्या पता ऐसा हो कि उस लड़की ने ट्रैप किया हो, क्या पता ऐसा हो कि उस लड़के ने ट्रैप किया हो। हाँ, मैं ऐसे मतलब घुमाता हूँ बात को उन्हें, कि उनको लगे कि सब कुछ सही हो जाएगा। मैंने कहा अभी भी आप अपना ध्यान दोगे या उन पर ध्यान रखोगे, बाद में सब कुछ होने के बाद तो रास्ते पे आ जाएंगे। मैं कहा हर चीज़ का सॉल्यूशन डाइवोर्स नहीं होता। जी जी, मतलब साइकोलॉजिकली भी हैंडल करते हैं आप क्लाइंट को ना। पता है, एक बहुत बड़ी क्वालिटी है ना, बिकॉज आपने करके दे दिया, वो एंड पॉइंट नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि मेरे पास तो क्लाइंट केस खत्म होने के बाद भी कांटेक्ट में रहते हैं। आप बता रहे थे। हाँ, क्योंकि आप मतलब फॉलो अप आप लेते हैं क्लाइंट्स का? मैं फॉलो अप नहीं लेता हूँ, वो डायरेक्ट मुझे कॉल करके चीजें बताते हैं कि सर ये हो गया, सर वो हो गया। अच्छा,
यही एक अच्छे डिटेक्टिव की हाँ, और क्वालिटी सिर्फ है। यहाँ नहीं, उत्तराखंड नहीं, हर एक स्टेट से फ़ोन आते हैं, पता नहीं कहाँ से मेरे पास। अच्छा, अभी भी मैं आपके पॉडकास्ट में बैठा हूँ, मेरे फ़ोन साइलेंट है लेकिन कॉल बजे जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो बात है देव सर, जो आपको एक अलग डिटेक्टिव बनाते हैं। हाँ। और सर, जो हमारी यंग लिसनर्स हैं जो हम्म। कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? यंग लिसनर्स, पहले तो अपने 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 कैरियर पर फोकस करो, ठीक है, और सही टाइम पे उठो, सही टाइम पे कॉलेज वॉलेज जाओ। उसके बाद फिर सोचो करना क्या है। अगर आपको लगना है कि आपको डिटेक्टिव बनना है तो डिटेक्टिव्स के लिए पहले तो तुम्हारे अंदर पूरा पेशेंस होना चाहिए। और ठीक है, उस चीज़ के लिए पैशनेट हो कि भाई आपको डिटेक्टिव बनना है, आपको कहीं इन्वेस्टिगेशन करनी है, कुछ नया खोजना है, कुछ नया करके निकालना है, तब तो आप आओ, तब मैं आपके लिए वेलकम कर रहा हूँ। यही है बस। जी 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 जी, देव सर आपसे बातचीत करने में बहुत मजा आ रहा है, मन तो कर रहा है कि सुनते रहे एक और कितने सारी केसेस आपके पास है। और हम एक नया पॉडकास्ट आपके साथ फिर करेंगे, और नए केसेस जो हमने आज छू नहीं पाए हैं टाइम ठीक की है, शॉर्टेज की वजह से, ठीक है। है ना। देव सर, स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, हम आशा करते हैं आप थैंक यू, दोबारा आएंगे यहाँ थैंक यू। पर। दर्शकों से इतना ही कहना चाहूँगी कि आज का जो हमारा पॉडकास्ट था, हमने देव सर से बात की और बहुत ही इंटरेस्टिंग केसेस के बारे में उन्होंने हमें बताया। और हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, और तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।